अगर एक सॉल्वेंट में हम सॉल्यूट को मिलाएंगे, जैसे पानी में मैं चीनी को मिला दूं, तो उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज में बदलाव आ जाएगा। जैसे पानी का बॉइलिंग पॉइंट अलग है, पानी में चीनी मिला दिया तो उसका बॉइलिंग पॉइंट अलग हो जाएगा, उसका फ्रीजिंग पॉइंट अलग हो जाएगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं पानी को फ्रीज करते हो, और अगर एक पानी में चीनी मिली है उसको फ्रीज करके देख लो, आप लोगों को पता लग जाएगा जो पानी था प्रॉपर वो ज़्यादा हार्ड फ्रीज हुआ है, बहुत सॉलिड फ्रीज हुआ है, और जिसमें पानी के अंदर कुछ मिला रखा था वो उतना बढ़िया फ्रीज, जैसे कि आप लोग जो आइसक्रीम खाते हैं उसके अंदर पानी के अंदर कुछ ना कुछ सॉल्यूट्स मिले हुए हैं, तो वो उतना बढ़िया फ्रीज, लेकिन जो आइस होती है वो बहुत सॉलिड होती है, हार्ड होती है। तो मतलब फ्रीजिंग पॉइंट बदल जाता है। जैसे मैं किसी सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट को डालता हूँ, फ्रीजिंग पॉइंट बदल जाएगा, आप लोगों का बॉइलिंग पॉइंट बदल जाएगा, आप लोगों का वेपर प्रेशर बदल जाएगा। कि जब मैं दोनों को बॉयल करूंगा, आप लोग देख लीजिएगा, एक पानी को उबाल रहे हैं तो पानी से वेपर ज़्यादा निकलती हैं, और पानी में कुछ डला हुआ है, जैसे चाय पत्ती, चीनी वगैरह चाय बना रहे होते हैं, तो उसमें से भाप कम निकलती है। आपने पानी को उबाल के देखिए, उसमें भाप ज़्यादा निकलेगी और चाय में से भाप कम निकलेगी। सारा खेल आप लोगों का मतलब कि इस बात पे है कि सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट डालने पर क्या क्या चेंजेस आते हैं। मोटे मोटे तौर पे कॉन्सेप्ट सारे सिखाए जाएंगे, बट लेकिन बिल्कुल छोटी छोटी डेफिनेशंस को नहीं उठाया जाएगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो मोटे मोटे तौर पे सब कुछ बताऊंगा। इस चैप्टर की जो शुरुआत है, आई थिंक सबसे मेन टॉपिक से हमने हेनरीज लॉ से स्टार्ट करी होगी, सॉल्युबिलिटी से। जो मेन टॉपिक आता है पहला वो सॉल्युबिलिटी का है ना। आइए, तो पहला था हमारा सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स करा था, वो बहुत सिंपल सा यार, उसको पढ़ोगे। अरे सुन लो 2 मिनट लगेंगे। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स, कोई नहीं, टॉपिक कर रहे हैं सारे कर लेते कुछ जल्दी। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स का मतलब क्या है? देखो चैप्टर बड़ा है, आप लोगों को थोड़ा सा ना चुपचाप रहना पड़ेगा अगर चीजें ढंग से सीखना चाहते तो ये मेरे पास कोई सॉल्वेंट है, पानी मान लीजिए, इसके अंदर मैंने चीनी के पार्टिकल्स को डाला, तो सॉल्वेंट के अंदर मैंने सॉल्यूट डाला और मैं इसको घोलना चाह रहा हूं भाई। तो जब आप किसी सॉल्यूट को जैसे आप लोग जो है ना शुगर जो है पानी में मिलाओगे तो आप लोगों का एक शुगर सॉल्यूशन तैयार होगा, शुगर सॉल्यूशन तैयार होगा, है ना। और इसको आप यूं बोल सकते हो कि ये मेरा सॉल्वेंट है और ये मेरा, इन दोनों को मिलाओगे तो क्या तैयार होगा बोलो? तो जब आप पानी में चीनी घोल रहे होते हैं तो अच्छा एक बात है, स्टार्टिंग में जब चीनी डालते हो तो चीनी एकदम से घुलती तो है नहीं, तो आप लोग उसको घुमाते हैं, चीनी के पार्टिकल्स का साइज छोटा होता चला जाता है और फिर वो एक टाइम पे इतना छोटा हो जाता है साइज कि वो इजीली पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में अपना जगह बना लेता है। अरे समझिए ना, जैसे कि मान लीजिए कि पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, अब उनके बीच में कुछ इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है। अगर हमारा चीनी का पार्टिकल साइज उससे बड़ा है तो वो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में जा नहीं पाएगा और खुल नहीं पाएगा। लेकिन अगर पार्टिकल साइज बहुत छोटा हो जाए तो वो इजीली उसके जो पानी के मॉलिक्यूल्स उनके बीच में अपनी जगह बना लेगा और घुल जाएगा उसके साथ। सिंपल सी चीज है ना। तो पानी के जो सॉल्वेंट मतलब सॉल्वेंट जो हमारे पास है, जो पानी है, उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में कुछ स्पेस होता है। अगर हमारे शुगर के पार्टिकल्स उस स्पेस से छोटे हो जाते हैं तो वो उसके अंदर घुल जाते हैं। और इस प्रोसेस को कि जब शुगर पानी में घुल रहा होता है, क्योंकि जितना छोटा होता जाएगा पार्टिकल घुलता जाएगा, तो इसको बोलते हैं हम डिसोल्यूशन। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को? इस प्रोसेस को बोलते हैं डिसोल्यूशन। बहुत ही सिंपल सी चीज पूछ सकता है कि व्हाट इज डिसोल्यूशन। तो डिसोल्यूशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग अ सॉल्यूट इनटू सॉल्वेंट इज कॉल्ड डिसोल्यूशन। सॉल्यूट को सॉल्वेंट में घोलने की प्रोसेस को बोलते हैं डिसोल्यूशन। लेकिन अब आप मुझे एक बात बताइए, क्या आप किसी पानी के अंदर इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ सॉल्यूट घोल सकते हैं क्या आप चीनी मतलब पानी के अंदर चीनी को इनफाइनाइट अमाउंट में घोल सकते हो? नहीं सर, क्योंकि जब हम चीनी घोलते रहते एक टाइम के बाद वो घुलना बंद हो जाती है। क्यों बंद हो जाती है? अरे यार पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में कुछ स्पेस था, वो सारा भर गया। अरे भाई इस रूम में आप लोग सॉल्यूट्स की तरह हैं, तो आप लोग आ रहे हैं तो एक स्पेस ही तो एक लिमिटेड स्पेस है ना। एक टाइम के बाद इसके अंदर क्या होगा, अगर और पार्टिकल्स या और बच्चे आएंगे तो अगर मान लीजिए दूसरे से रास्ता है तो वो वहां से दूसरे से निकल जाएगा। एक मैंने एग्जांपल इस तरीके का दिया था आप लोगों को। कहने का मतलब ये कि हर एक चीज का सैचुरेशन आएगा। क्या आएगा बोलो? सैचुरेशन। जब शुगर उसमें घुल रही थी तो एक लिमिटेड मतलब उस तक घुली भाई उसके अंदर, और एक सर्टेन अमाउंट तक शुगर सॉल्यूशन तैयार हुआ। उसके बाद अगर फर्दर शुगर अंदर जाता है ना घुलने के लिए, तो कुछ शुगर वापस से बाहर आ जाता है सॉल्यूशन से, और उसका टेस्ट एक तरीके का कांस्टेंट रहेगा। भाई मेरा नहीं मतलब समझे इसका मैंने क्या समझाया था लास्ट?
क्लास में जब मैंने समझाई थी वाली चीज़, आपको बताया था ना कि भाई इसको देखो, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में जाएंगे, टाइम लगता है इन चीज़ों में। कहने का मतलब ये है कि जो पानी है, पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में बोलो क्या है, कुछ स्पेस है। अब शुगर के पार्टिकल उस स्पेस को जाके भरने लग गए, तो एक टाइम में सारा स्पेस भर गया। इस प्रोसेस को बोला डिसोल्यूशन। क्या बोला इसको? अब वो जब सारा स्पेस भर गया, उसके बाद भी अगर कोई पार्टिकल, कोई छोटा सा पार्टिकल अंदर गया, तो अंदर सारा स्पेस भर चुका है, तो कोई अंदर वाला पार्टिकल क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो कुल मिला के जो शुगर, मतलब इस पानी के अंदर जो शुगर के पार्टिकल डिसॉल्व हुए, वो तो हमेशा क्या रहेंगे, बोलो कांस्टेंट रहेंगे। अगर 100 पार्टिकल्स पानी में घुल गए हैं, तो अगर कोई 101 अंदर जाएगा तो कोई पुराना बाहर आ जाएगा, तो अंदर हमेशा कितने रहेंगे, बोलो 100 रहेंगे। समझ में आ रही बात? तो इसको क्या बोलते हैं कि जब सॉल्यूट घुल रहा होता है पानी के अंदर, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम डिसोल्यूशन। और जब शुगर से सॉल्यूशन से वापस से सॉल्यूट और वाटर अलग होने लगता है, तो इसको बोलो क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। तो इस वाले टॉपिक के अंदर ना बस इतनी सी ही चीज आपको समझनी थी। सॉल्यूट का सॉल्वेंट में घुलना होता है डिसोल्यूशन, और सॉल्यूशन से वापस से सॉल्यूट और वाटर का अलग होना बोलो क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन होता है। इसीलिए आप लोग ये पाते हैं कि जब आप किसी पानी को गर्म करके उसमें कोई सॉल्यूट घोलते हैं, तो वो ज्यादा अमाउंट में घुलता है, क्योंकि जब आप गर्म कर देते हैं किसी पानी को, तो उसके मॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ जाता है, और जब मॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ जाता है तो शुगर का उसमें एंट्री करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, और ज्यादा अमाउंट में घुल पाएगा, क्योंकि ज्यादा जगह बनेगी तो ज्यादा शुगर उसमें घुलेगी। नहीं आ रहा समझ में? तो जब कोई चाशनी बनाएगा तो क्या करेगा, वो पहले उसको गर्म करता है पानी को, उसके अंदर फिर शुगर मिला, तो चाशनी ज्यादा बढ़िया, ज्यादा स्वीट बनेगी, बिकॉज पानी के मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो जाएंगे, तो उसके बीच में जगह ज्यादा होगी, पार्टिकल ज्यादा जा पाएंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अरे नहीं आया समझ? ठंडे पानी में चीनी घोलना मुश्किल है और गर्म पानी में चीनी घोलना आसान है। क्या कारण है भाई? तो क्योंकि भाई अगर आप, आशीष इधर भाई, अगर आप लोग मैंने ये बोला है आप लोगों को कि गर्म पानी में चीजें घोलना आसान है ठंडे पानी में चीजें घोलने के मुकाबले, क्योंकि गर्म पानी के अंदर मॉलिक्यूलर स्पेस क्या होगा, ज्यादा होगा, और ठंडे पानी में मॉलिक्यूलर स्पेस क्या होगा, कम होगा, तो उसमें घोलना थोड़ा मुश्किल होता है। दूसरी बात, अच्छा मैंने इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर समझाया था, इसके अंदर क्या होगा बताओ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर? तो हम बोलेंगे विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, अच्छा टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी विल इंक्रीज। अच्छा इफेक्ट ऑफ प्रेशर बताओ? नो चेंज इन सॉल्युबिलिटी। जल्दी से बहुत जरूरी मुद्दों पे आते हैं बच्चों, ये तो बहुत सिंपल सिंपल सी चीज है। तो एक सिंपल सी बात, इस टॉपिक को मैं इस बात से एंड करूंगा, आप लोग जान के रखिए, जब भी किसी पानी में किसी सॉल्यूट को आप लोग घोलते हैं जो सॉलिड फॉर्म में है, तो जो घोलना है वो क्या प्रोसेस है, डिसोल्यूशन। जब वो घुल रहा है तो डिसोल्यूशन, और जब वो सॉल्यूशन से वापस बाहर आ रहा है सॉल्यूट और सॉल्वेंट, तो उसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। और दोनों अगर बराबर रेट से चल रहे हैं तो सॉल्यूशन क्या हो चुका है, सैचुरेट हो चुका है, फर्दर उसमें सॉल्यूट अब नहीं घुल पा रहा, क्योंकि जितना डिसोल्यूशन हो रहा है उतने बोलो क्या हो रहा है, क्रिस्टलाइजेशन। यह बात समझ में आ रही है? जितना सॉल्यूट घुल रहा है उतने सॉल्यूट बाहर आ रहा है, तो डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन अगर बराबर रेट से चल रहा है, इसका मतलब सॉल्यूशन सैचुरेट हो चुका है, फर्दर उसमें और स्वीटनेस नहीं बढ़ पाएगी। मैंने बोला टेम्परेचर में बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने पर ऑब्वियस सी बात है सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा, अच्छा बताइए पानी में चीनी घोल रहे हो, तुम ऊपर से पिस्टन लगा के प्रेशर बढ़ा लो, क्या कोई फर्क पड़ेगा? क्योंकि ना लिक्विड कंप्रेसिबल है ना सॉलिड कंप्रेसिबल है, तो प्रेशर से कोई असर, तो कहता है कि प्रेशर के बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी पे कोई असर नहीं बढ़ता, बट टेम्परेचर के बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। तो भैया 3-4 टर्म्स याद रखिए, डिसोल्यूशन, क्रिस्टलाइजेशन, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। मुझे लगता है आ गया होगा समझ में। मेन चीज पे आते हैं बच्चों, मेन चीज है अगली, जो कि है हमारी सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। मेरे को आज ऑस्मोटिक प्रेशर तक कराना है, हो जाएगा, बोर्ड पे देखो। ऑस्मोटिक तक नहीं जा पाए तो हम लोग एलिवेशन, बॉइलिंग, एलिवेशन, फ्रीजिंग तक पहुंच जाए, ताकि नेक्स्ट क्लास में जब आप आओ ना, सीधा वेंटो फैक्टर करा के क्वेश्चन स्टार्ट करो, ठीक है? तो वहां तक जाना है। चलो सुनो, तो भैया बात है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, ये सीबीएसई देती है, इस वाले टॉपिक से क्वेश्चन देती है। यहां पर आप लोग एक लॉ के बारे में पढ़ते हैं, जिस लॉ का नाम है हेनरीज लॉ। बच्चों बोर्ड पे सुन लीजिए, अगर मैं किसी लिक्विड में
क्या बोल रहे हैं? अगर मैं किसी लिक्विड में किसी गैस को घोलता हूं, ओए बातें मत कर, ये टॉपिक लेगा आराम से 10-15 मिनट, लेकिन ध्यान से सुनिएगा। तो हेनरीज कहते हैं ये गैस है और ये लिक्विड है, अगर आप इनको घोलना चाहते हैं तो भैया वो कहते हैं पहले तो चीजें लाइक डिसॉल्व लाइक का कांसेप्ट चलता है। कहने का मतलब लिक्विड में लिक्विड बड़ी जल्दी घुलता है, आपने देखा होगा, लेकिन लिक्विड में गैस को घोलना थोड़ा मुश्किल है। इसका कारण क्या है? लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच का इंटरमोलिकुलर स्पेस अलग होता है और गैसेस के पार्टिकल्स के बीच का इंटरमोलिकुलर स्पेस अलग होता है। गैसेस थोड़ी दूर दूर होती हैं भाई, इधर गैसेस के पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर होते हैं, लिक्विड के थोड़े क्लोज होते हैं, तो घुलना थोड़ा मुश्किल है इनका। लेकिन अगर आप गैस के ऊपर प्रेशर बढ़ाएंगे, क्या बढ़ाएंगे बोलो, तो गैस के पार्टिकल्स क्लोज आने लगेंगे, और जब वो गैस के पार्टिकल्स क्लोज आएंगे तो वो किसको अप्रोच करने लगेंगे? किसके इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन को अप्रोच करने लगेंगे? लिक्विड की। इसका मतलब वो लिक्विड जैसे बनने लगेंगे तो लिक्विड में घुलना उनका लिए क्या हो जाएगा? आसान। तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हेनरीज ने कही कि अगर आप गैस को लिक्विड में घोलना चाह रहे हैं, सो यू हैव टू अप्लाई अ प्रेशर। आपको बोलो क्या करना पड़ेगा? जितना ज्यादा प्रेशर लगाएंगे उतना ज्यादा हमारी जो गैस है वो इस लिक्विड में क्या हो जाएगी? डिसॉल्व हो जाएगी। प्रियांशु नहीं समझे? हायर द अमाउंट ऑफ प्रेशर, हायर द अमाउंट ऑफ प्रेशर, बातें मत करो भाई, हायर विल बी द, हायर द प्रेशर लिखना चाहिए बस हमें, हायर द प्रेशर ओवर द गैस, हायर विल बी द अमाउंट ऑफ गैस फाउंड इन लिक्विड। इसका मतलब एक सिंपल सी बात है, अगर इस गैस के अमाउंट को लिक्विड में मैं x से डिनोट कर रहा हूं, किससे डिनोट कर रहा हूं बोलो? x से। x इंडिकेट्स द अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व्ड इन द लिक्विड। तो मैं बोलूंगा जो अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व्ड इन द लिक्विड है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ओवर द गैस। हायर द प्रेशर, हायर विल बी द अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व्ड इन द लिक्विड। कितना अमाउंट गैस का लिक्विड में डिसॉल्व है सीधा इस बात पर निर्भर करता है कि कितना प्रेशर मैंने उस गैस के ऊपर लगाया है। आप लोग कहां डिसॉल्व करते हैं इनको? तो सुन लीजिए, बहुत सी जगहों पर डिसॉल्व होता है भाई, इधर देखो, बहुत सी जगहों पर ये हमारे जो गैसेस होती है वो लिक्विड्स में डिसॉल्व होती है। जैसे कि आप लोग कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं तो कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर CO2 डिसॉल्व होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें थोड़ा एसिडिक टेस्ट करने के लिए होती है। आप लोगों को जो ब्लड होता है, अब आपके ब्लड में हर एक पार्ट पर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई को ब्लड ही कैरी करता है। तो पहले ब्लड के अंदर क्या होती है? ऑक्सीजन घुलती है। तो ऑक्सीजन गैस है और ब्लड हमारा लिक्विड है, तो पहले ऑक्सीजन ब्लड में घुलती है और फिर वो ब्लड पूरी बॉडी में घूमता है और हर एक पार्ट को बोलो क्या सप्लाई करता है? बोलो ऑक्सीजन सप्लाई करता है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो एक्चुअली में गैसेस का लिक्विड में घुलना बहुत जरूरी है। ये हमारी बॉडी में भी हो रहा है, कोल्ड ड्रिंक्स में भी हो रहा है, और बहुत जगहों पर इसका कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है जब गैसेस का लिक्विड में घुलना देखा जाएगा। अरे ऑब्वियस सी बात है, जो तुम्हारे जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं, पानी के अंदर सांस ले रहे हैं, बेसिकली उनको भी वहां से ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। और वो ऑक्सीजन कहां से आ रही है? पानी में थोड़ा ना है, पानी में कुछ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है, वो जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है उसी से वो ऑक्सीजन लेते हैं। तो इसका मतलब गैसेस का डिसॉल्व्ड होना बहुत जरूरी है पानी या किसी भी लिक्विड के अंदर, और कितना वो डिसॉल्व होगा इट टोटली डिपेंड ऑन द प्रेशर ओवर द गैस। हायर द प्रेशर, हायर विल बी द सॉल्युबिलिटी। ठीक है, हायर विल बी द अमाउंट ऑफ द गैस इन द लिक्विड। अब चलिए एक और बात मैं आपसे पूछता हूं बच्चों, क्या लगता है कि अगर मेरे पास एक लिक्विड ये रहा और एक लिक्विड ये रहा, तुम ही बता दो जल्दी से मुझे, ये दोनों ही लिक्विड्स हैं मेरे पास, और मैं यहां पर एक गैस लेता हूं, ये गैस मेरी नाइट्रोजन गैस है, ये गैस मेरी ऑक्सीजन गैस है, O2 गैस है। ध्यान से समझिएगा भाई, इसके ऊपर मैंने लगाया प्रेशर 10 बार का, 10 बार प्रेशर नहीं लगाया, 10 बार मतलब 10 बार का मतलब होता है प्रेशर की यूनिट्स में है भाई वो बार, ठीक है ना, कुछ समझेंगे नहीं पता, 10 बार लगा दी सर ने प्रेशर, 10 बार का प्रेशर लगाया गया इसके ऊपर, और फिर आप देखिए कुछ गैस डिसॉल्व होगी, तो जितना ज्यादा प्रेशर उतना ज्यादा बोलो क्या डिसॉल्व अमाउंट होना चाहिए। अच्छा दोनों पे प्रेशर सेम है, लेकिन एक गैस नाइट्रोजन एक गैस ऑक्सीजन है। आपका दिमाग क्या कहता है कि दोनों का जो अमाउंट ऑफ गैस मिलेगा लिक्विड के अंदर, अनुराग सेम मिलेगा या अलग अलग मिलना चाहिए? अलग अलग, सबको अलग अलग ही लगता है कि भले ही सर दोनों में प्रेशर सेम हो लेकिन अमाउंट अलग अलग मिलेगा, क्योंकि सर ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि गैस का नेचर कैसा है। कुछ गैस ऐसी हो सकती है जिन पे प्रेशर लगाया जाए और बड़ी जल्दी पार्टिकल्स क्लोज आके लिक्विफाई होने लगे और घुलने लग जाए पानी के अंदर। कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिनके ऊपर प्रेशर तो लगा रहे हैं बट पार्टिकल्स उतना क्लोज आना थोड़ी एक्सपेंडेड ज्यादा, मतलब गैस ऐसी है जो एक्सपेंड रहना ज्यादा पसंद करती है, लिक्विफाई होना पसंद नहीं करती।
पास आने के बाद भी घुलना पसंद नहीं कर रही। तो गैस का नेचर भी डिसाइड करेगा कि सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी या बोलो क्या होगी, कम। तो दो बातों पर सॉल्युबिलिटी निर्भर करती है, दो बातों पर सॉल्युबिलिटी निर्भर करती है। एक तो कितना प्रेशर है वो, और दूसरा गैस का नेचर। गैस का, तो गैस के नेचर के लिए यहां पर एक फैक्टर आया बच्चों, P बराबर में KHX। सुन लीजिए, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो P इज इक्वल टू KHX। यहां पर जो KH है ना, पहले बता दो K ही है, H तो बस उसके सब्सक्रिप्ट में लगा हुआ है। तो जो KH है ना बच्चों, ये है हमारा हेनरीज कांस्टेंट। किस बात पे निर्भर करता है? इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ गैस। लेकिन पूरी बात जब तक नहीं सुनेंगे क्लियर नहीं होता KH क्या चीज है। तो अगले 3 से 4 मिनट बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि KH आपको क्लैरिटी देगा यहां पर। अभी P बराबर में KHX है। अब इसका मतलब मैं आपको बताता हूं। मैंने एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लाया। जब भी कोई प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है तो वो कुछ ना कुछ बता रहा होता है। तो यहां पर ये बताएगा क्या? ये बताएगा कि हमारी गैस का नेचर कैसा है। जैसे कि अगर इस फॉर्मूले से मैं अब x को लिखूं तो बोलो x कितना आएगा? बातें मत करो भाई। x आएगा P अपॉन KH। x क्या आएगा बोलो? P अपॉन KH। अब बस इतना सुन लीजिए, इस फॉर्मूले के जरिए तुम लोगों को एक बात समझ में आनी चाहिए। जैस्मिन, जितना ज्यादा प्रेशर होगा गैस के ऊपर, उतना ज्यादा उसकी बोलो क्या मिलेगी? अमाउंट ऑफ गैस इन द लिक्विड। क्या ये बात से आप सहमत हो? हाइयर द प्रेशर, हाइयर द अमाउंट ऑफ द गैस इन द लिक्विड। ये तो समझ ही आ गया था। लेकिन KH के साथ इसका रिलेशन कैसा है विकास? KH के साथ रिलेशन कैसा है? सर, जब KH ज्यादा होगा किसी गैस का तो सॉल्युबिलिटी कम होगी। सॉल्युबिलिटी क्या होगी? कम। पहली चीज तो दिमाग में सेट करें कि हर एक गैस का KH क्या होता है? अलग अलग होता है। और जिन गैसेस का KH ज्यादा होता है उनकी सॉल्युबिलिटी बोलो क्या होती है? कम। आप कहेंगे सर लेकिन ऐसा क्यों, ज्यादा होने पे कम क्यों? तो उस बात का मैं जवाब दूंगा, लेकिन पहले मतलब तो समझिए, पहले सुन लीजिए क्या चीज है। जितना ज्यादा गैस का KH होगा सॉल्युबिलिटी बोलो क्या होगी? उतनी कम होगी। सॉल्युबिलिटी उतनी क्या होगी? कम। तो जैसे कि मैं आपको बताता हूं कि जब अलग अलग टेम्परेचर्स लिए गए, तो मैं मान लेता हूं कि जब टेम्परेचर मान लो 298 केल्विन था, बातें नहीं, तो मैंने ना दो गैसेस को, एक नाइट्रोजन को और एक ऑक्सीजन को, एक टेबल बनवाया होगा मैंने। दिखाना 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 जल्दी से। यहां पर मैं लिखता हूं गैस। प्लीज बच्चों बात नहीं करनी है, रिदम मत टूटने दिया करो तुम लोग। अभी बीच की वैल्यूज पे मत जाना। फिर वही बातें। तुम लोगों से बस मैं एक चीज पूछ रहा हूं, नाइट्रोजन का और ऑक्सीजन का, आशीष, नाइट्रोजन का और ऑक्सीजन का 293 केल्विन पर, मतलब कि 20 डिग्री सेल्सियस पर लगभग, दोनों की KH वैल्यूज पे ध्यान दो। इसकी नाइट्रोजन की KH बोलो कितनी है और इसकी KH इतनी है। किसकी KH कम है? ऑक्सीजन की। जिसकी KH कम होगी उसकी सॉल्युबिलिटी बोलो क्या होगी? ज्यादा। मतलब मैं दोनों पर भले ही सेम प्रेशर लगा रहा हूं, बातें मत करो। क्या कर रहा है? बंद कर उसको। वो बोले यार तो उसको दिखाया यार कुछ। दोनों पर प्रेशर भले ही सेम हो, लेकिन जिसका KH कम होगा उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। चिंता मत करिए, मैं KH का एग्जैक्ट मीनिंग भी आपके सामने लेके आने वाला हूं कि KH एग्जैक्टली क्या डिफाइन करता है। लेकिन आप लोग पहले बस ये समझिए, द गैसेस विद हायर KH हैज लोअर सॉल्युबिलिटी। उनकी सॉल्युबिलिटी बोलो क्या होगी? एंड वाइस वर्सा। और कर दो इसको वाइस वर्सा। वाइस वर्सा समझते हो ना, कि जिनका लोअर KH होगा सॉल्युबिलिटी बोलो क्या होगी? ज्यादा होगी। मतलब कि सॉल्युबिलिटी किसी गैस की कितनी होने वाली है लिक्विड में, इंपॉर्टेंट लाइन है, किसी गैस की सॉल्युबिलिटी कितनी होने वाली लिक्विड में दो बातों पर निर्भर करता है। एक तो कितना प्रेशर उसके ऊपर है, और एक गैस का KH क्या है। अगर KH ज्यादा है तो सॉल्युबिलिटी कम, और KH कम है तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा, क्योंकि KH इनवर्स रिलेशन में है। लेकिन अभी आपका मन बार बार ये कह रहा होगा कि KH एग्जैक्टली ऐसा क्यों है कि ज्यादा होने पर कम होता है। अभी चलो इसकी डेफिनेशन को समझने की कोशिश करना। जो KH है ना, उसको साइड में आपको समझाता हूं। KH की वैल्यू एक्चुअली में क्या है ना, ध्यान से देखिए, P/X है। क्या है बोलो? एक्चुअली में KH तुम्हें क्या बताता है? किसी भी, अगर आप लोग गैस का अमाउंट 1 यूनिट मान लो, इंपॉर्टेंट चीज है, गैस का अमाउंट कितना मान लो? ये यहां पर गैस का अमाउंट आप लोग 1 यूनिट मान लो जो डिसॉल्व हुआ है। तो 1 यूनिट अगर मैंने X को मान लिया तो KH किसके बराबर है बोलो? प्रेशर के बराबर। एक्चुअली में KH आपको बता रहा है कि किसी गैस का 1 यूनिट अमाउंट डिसॉल्व करना हो तो जितना भी प्रेशर लगा है वही उसका बोलो क्या है? KH है। दोबारा सुनिए, किसी भी गैस का KH आपको क्या बता रहा है?
हर एक गैस का मान लो मुझे इसका भी बस 1 यूनिट अमाउंट डिसॉल्व करना है, इसका भी 1 यूनिट अमाउंट डिसॉल्व करना है। तो जब x मुझे 1 लेना है, कितना लेना है मुझे 1, तो मेरा कितना प्रेशर लग गया वही मेरा बोलो क्या है, KH है। वही मेरा बोलो क्या है, किसी भी गैस का 1 यूनिट अमाउंट डिसॉल्व करने में जो प्रेशर लग जाता है वो वैल्यू बोलो क्या होती है, KH होती है। हमने जो KH बताए ना वो क्या बताए, हमने दुनिया भर की गैसेस दी, सबका 1-1 यूनिट अमाउंट डिसॉल्व किया। क्या क्या डिसॉल्व किया बोलो, 1-1 यूनिट अमाउंट। उस समय जितना प्रेशर लगा उनको डिसॉल्व करने के लिए वो उनका बोलो क्या है, KH। चलिए इसको समझने के लिए एक बार बोर्ड पे आ जाओ। आप लोग समझो नाइट्रोजन का KH है 76.48। इसका क्या मतलब है कि नाइट्रोजन का अगर मुझे 1 यूनिट अमाउंट डिसॉल्व करना हो, प्रियांशु नाइट्रोजन का मुझे 1 यूनिट अमाउंट डिसॉल्व करना हो तो मुझे कितना प्रेशर लगा होगा, 76.48। और ऑक्सीजन का मुझे 1 यूनिट अमाउंट डिसॉल्व करना तो कितना लगा होगा, 34.486। अब बताओ जरा ज्यादा सॉल्युबल कौन सी गैस है। अरे KH क्या होता है, दोबारा सुन लो, KH क्या होता है, KH प्रेशर ही होता है। KH क्या होता है बोलो, प्रेशर ही होता है। ये कितना प्रेशर होता है, कहते हैं ये वो प्रेशर होता है जो लगता है किसी गैस का 1 यूनिट अमाउंट डिसॉल्व करने में। तो मुझे बताओ नाइट्रोजन का 1 यूनिट डिसॉल्व करने में 76 का प्रेशर लगा और ऑक्सीजन का 1 यूनिट डिसॉल्व करने में 34 का लगा। ज्यादा सोल्यूबल गैस कौन सी लग रही है आप लोगों को, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का 1 यूनिट डिसॉल्व हो रहा है 34 के दबाव से और नाइट्रोजन का 1 यूनिट डिसॉल्व हो रहा है कितने से बोलो, 76 के दबाव से। तो जिसका सिर्फ 34 से ही हो गया, जिसका बहुत कम से हो गया, अब सोचो ना, जिसका कम प्रेशर से ही 1 यूनिट डिसॉल्व हो गया, जिसका KH कम है, इसका मतलब उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है। अब आपको समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, अभी भी नहीं आ रहा समझ में। सो व्हाट डज दीज KH वैल्यूज डिटरमाइन, ये KH वैल्यूज आपको क्या बताती हैं किसी भी गैस का। अगर मान लो मैं को बोलूं कि CO2 गैस का जो KH है ना वो 105 है, 105 है। अब बताओ क्या मतलब है कि इस CO2 गैस का 1 यूनिट अमाउंट डिसॉल्व करना हो तो 105 किलो बार का प्रेशर लगेगा, किलो बार में दिया हुआ है 105 यूनिट का प्रेशर लगेगा। बट वहीं नाइट्रोजन का करना हो 1 यूनिट डिसॉल्व तो बस 76 का लगेगा और ऑक्सीजन का करना हो 1 यूनिट डिसॉल्व तो 34 का लगेगा। तो जिसके में सबसे कम प्रेशर लग रहा है डिसॉल्व करने के अंदर, इसका मतलब उसका सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा है। और जिसका सबसे ज्यादा प्रेशर लग रहा है डिसॉल्व करने के अंदर 1 यूनिट अमाउंट को, इसका मतलब उसका सॉल्युबिलिटी सबसे कम है। तो इसका मतलब KH ज्यादा, सॉल्युबिलिटी कम। तो ये मीनिंग वाली बात है। अगर मीनिंग वाली बात तुम्हें समझ में आ जाती है तो ये बहुत अच्छी चीज है। अदरवाइज आप लोग याद करें कि हाइयर द प्रेशर हाइयर विल बी द सॉल्युबिलिटी। हाइयर द प्रेशर, इस फॉर्मूले को मैं कहता हूं मेन चीज ये यहां पर समझ में आती है। हाइयर द प्रेशर हाइयर द सॉल्युबिलिटी, बट हाइयर द KH लोअर द सॉल्युबिलिटी। हाइयर KH का मतलब क्या, वो ज्यादा प्रेशर लेता है अपनी 1 यूनिट को डिसॉल्व करवाने के लिए, क्योंकि KH की वैल्यूज आपको बताती हैं कि कितना प्रेशर लेता है वो 1 यूनिट को डिसॉल्व कराने के लिए। अब CBSE बहुत स्मार्ट तरीके से पेपर देने लग गए हैं। वो आप लोगों को ने टॉपिक से ना हो सकता है क्वेश्चन बोल दे आप लोगों को कि डिफाइन हेनरी कांस्टेंट। किसको डिफाइन करो, बच्चा फंस जाएगा। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि हेनरी कांस्टेंट क्या है। हेनरी कांस्टेंट क्या है बोलो, तो हम बोलेंगे हेनरी कांस्टेंट इज इक्वल टू द प्रेशर रिक्वायर्ड to dissolve 1 unit of gas in liquid at particular temperature। बस खत्म होने वाली चीज। तो मुझे तुम सभी बच्चे बताओ जरा, क्या तुम लोगों को बात समझ में आएगी। व्हाट डज हेनरीज कांस्टेंट डिटरमाइंस, क्या बताता है हेनरीज कांस्टेंट। सर हेनरीज कांस्टेंट डिटरमाइंस द प्रेशर रिक्वायर्ड टू डिसॉल्व 1 यूनिट ऑफ गैस इन द लिक्विड। सो फॉर 1 यूनिट ऑफ गैस डिसॉल्व इन द लिक्विड, ऑक्सीजन के लिए इतना प्रेशर चाहिए, नाइट्रोजन के लिए इतना चाहिए, CO2 के लिए इतना चाहिए। इसका मतलब जिसके लिए जितना ज्यादा प्रेशर चाहिए उतना ही कम सॉल्युबल है। सो दैट इज व्हाई वी फॉर्म अ फॉर्मूला। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया भाई, सब बच्चे ध्यान सुनिएगा, सही बच्चे ध्यान सुनिएगा। P बराबर में आप लोगों ने KHX लिख तो दिया है, लेकिन मैं तो कहता हूं कि अंडरस्टैंडिंग तो इसी से बनती है, x बाय में x इक्वल टू में P बाय। तो आप लोग समझ जाते हैं, बोलो क्या, हाइयर द प्रेशर। अब इसको समझ लेना, अगर ये समझ में आ गया आगे बढ़ेंगे। हाइयर द प्रेशर हाइयर द अमाउंट ऑफ गैस सॉल्युबल इन द लिक्विड, बट हाइयर द KH लोअर द सॉल्युबिलिटी, क्योंकि हाइयर KH मींस इट रिक्वायर्ड मोर प्रेशर टू डिसॉल्व इट्स 1 यूनिट अमाउंट ऑफ गैस। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। और ज्यादा KH का मतलब कम सॉल्युबिलिटी। क्लियर हुआ। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट चीज है टेम्परेचर। अच्छा मैं आप लोगों से वैसे एक सवाल पूछता हूं, अगर मैं किसी सर्टेन जगह पर टेम्परेचर को बढ़ाने लग जाऊं, मैं यहां पर नाइट्रोजन को सॉल्युबल कर रहा था, तनीषा नाइट्रोजन को डिसॉल्व कर रहा हूं, ऑक्सीजन को डिसॉल्व कर रहा हूं, दोनों पे 10 बार का प्रेशर है। पहले तो बताओ कौन ज्यादा डिसॉल्व है, ऑक्सीजन। क्यों भाई, दोनों पे P भले ही सेम है, लेकिन इसका KH कम होने के कारण इसका X कैसा मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। सिंपल मैथमेटिक्स कैलकुलेशन है। दोनों का न्यूमरेटर 10 है, दोनों का न्यूमरेटर 10 है, लेकिन दोनों का KH बराबर नहीं है। जिसका KH कम होगा उसकी वैल्यू ज्यादा मिलेगी। मेरा सवाल यह है कि अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ा दूं तो गैस ज्यादा सॉल्युबल होने लगेगी या कम सॉल्युबल, बताओ। इस केस में टेम्परेचर बढ़ा दूं
तो गैस अब ज्यादा सॉल्युबल होगी, कम सॉल्युबल होगी? देखिए, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो पार्टिकल्स के पास और ज्यादा एनर्जी आ जाएगी, पार्टिकल्स के पास और ज्यादा एनर्जी आ जाएगी, और एनर्जी आने की वजह से वो अब एक्सपैंड होना चाहेंगे घुलने की बजाय। तो जितना आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे सॉल्युबिलिटी उतनी ही बोलो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। सॉल्युबिलिटी उतनी बोलो क्या हो जाती है, कम। तो आप लोग एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज लिखेंगे, दैट विद द इंक्रीज इन प्रेशर, सॉरी इंक्रीज इन टेम्परेचर, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड डिक्रीजेस। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा सॉल्युबिलिटी उतनी ही बोलो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और इसका एक बहुत मेन कारण क्या है ना, देखो टेबल से भी भैया ये कभी भी पूछ सकता है आप लोगों से। नाइट्रोजन का 293 केल्विन पर केएच इतना होता है, बट जैसे ही 303 का तापमान होता है ना, इसका केएच हो जाता है 88.48। आप लोग जिन बच्चों को केएच का मतलब समझ में आ गया ना, वो एकदम एनालाइज कर लेंगे कि 293 केल्विन पर नाइट्रोजन का अगर 1 यूनिट डिसॉल्व करना तो 76 बार से हो जाता है। बट अगर टेम्परेचर ज्यादा होना, 303 हो जाए और टेम्परेचर ज्यादा हो जाए, तो उसका 1 यूनिट डिसॉल्व करने में अब 88 बार का प्रेशर लगता है, और ज्यादा प्रेशर लगता है। अब केएच और बढ़ गया तो सॉल्युबिलिटी और घट गई होगी। नहीं आया ना समझ में? प्रियांशु नहीं आया है ना? यही बात ऑक्सीजन को लेकर भी देखी गई, ओए ऑक्सीजन को लेकर भी देखी गई कि ऑक्सीजन का तापमान 293 से 303 हुआ, तो हमने पाया कि उसका केएच भी बढ़ गया। कितना हो गया बोलो? 46.82। इसका मतलब जैसे ही मैं क्या सॉलिड्स के केस में, सॉलिड्स इन लिक्विड के केस में, गैसेस इन लिक्विड कहानी अलग है। तो मुझे तुम ये बताओ, अरे देखना, तुम लॉजिकल एस्पेक्ट पे जाओ यार, सारी बात छोड़ो। जब तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो गैस के पार्टिकल्स के पास काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, एक तरीके से वो अब एक्सपैंड होना चाहेंगे इंस्टेड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो सॉल्युबिलिटी घट जाएगी। और मैं इसका क्या कारण दे रहा हूं? मैं कह रहा हूं ये बात तो समझ आ गई, लॉजिकली बात समझ आ गई। मैथमेटिकली अगर इसके ऊपर जाए तो हम ये बोलेंगे प्रेशर भले ही 10 बार का है, लेकिन हाईयर टेम्परेचर पे सॉल्युबिलिटी कम होगी। क्यों? क्योंकि गैस का क्या बढ़ जाता है, केएच बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है बोलो? अरे केएच बढ़ने का क्या मतलब है? वैसे तो मैथमेटिकली समझ में आ रहा है केएच बढ़ेगा सॉल्युबिलिटी घटेगी, लेकिन केएच बढ़ने का मतलब क्या है? नाउ इट रिक्वायर्ड मोर प्रेशर, अब और ज्यादा प्रेशर चाहिए हमें 1 यूनिट को डिसॉल्व करने के लिए। समझ में आ रहा है? बताओ, नाइट्रोजन का 293 केल्विन पे अगर मुझे 1 यूनिट अमाउंट डिसॉल्व करना हो तो कितना प्रेशर लगेगा बोलो? 76.48। लेकिन यही 303 केल्विन का प्रेशर हो जाए, तो टेम्परेचर हो जाए, तो अब मुझे 1 यूनिट को डिसॉल्व करने के लिए और ज्यादा प्रेशर चाहिए, और ज्यादा प्रेशर चाहिए, तो इसका मतलब सॉल्युबिलिटी घट चुकी है। केएच बढ़ गया तो सॉल्युबिलिटी घट गई। मैं बार बार एक चीज पे बहुत जोर देता हूं कि केएच का मतलब क्या है, क्योंकि सीबीएसई को एप्लीकेशन बेस्ड चीजें पूछना ज्यादा पसंद है, और वो आपसे केएच के ऊपर ही बात कर सकता है। केएच आपको पता होना चाहिए कि केएच क्या बताता है। केएच आपको बताता है कि कितना प्रेशर चाहिए किसी भी गैस का 1 यूनिट डिसॉल्व करने के लिए। तो सेम नाइट्रोजन को 293 केल्विन पे डिसॉल्व करना है तो 76 का प्रेशर लगता है, बट 303 पे अगर उसका 1 यूनिट डिसॉल्व करना है तो 88 का लगता है। मतलब केएच बढ़ जाता है हाई टेम्परेचर्स पे, इससे सॉल्युबिलिटी घट जाती है। क्लियर हुआ? तो मैं मानूं कि ये वाली बात समझ में आ गई। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर से क्या बोलोगे? टेम्परेचर के बढ़ने पर सॉल्युबिलिटी घटती है। और यही एक कारण है कि जो एक्वेटिक एनिमल्स है ना, गर्मियों के दिनों में ज्यादा मर जाते हैं, क्योंकि जितनी गर्मियां बढ़ती है ना, और जो गैस, जो ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है पानी के अंदर, वो कम हो जाएगी। क्योंकि ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा तो गैस कम डिसॉल्व होगी, कम डिसॉल्व होगी तो पानी में सांस नहीं ले पाएंगे एक तरीके से, तो मर जाएंगे। सर्दियों के दिनों में टेम्परेचर नीचे है, सॉल्युबिलिटी ज्यादा है। लो टेम्परेचर पे केएच भी कम होगा, सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। क्लियर है? अच्छा, प्रेशर का तो भैया बता ही दिया। अब इसमें प्रेशर क्या बताऊं? विद इंक्रीज इन प्रेशर सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस। अब 2 मिनट लूंगा बस। ओए क्लास बोर्ड पे फटाफट से, कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर इतना हाई प्रेशर लगा के CO2 क्यों डाली जाती है? कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर CO2 डाली जाती है अंडर वेरी हाई प्रेशर। इसको सील्ड पैक करके बहुत हाई प्रेशर में डाला जाता है, बिकॉज जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतनी ज्यादा CO2 बोलो क्या हो पाएगी? डिसॉल्व हो पाएगी। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? इससे बहुत टाइटली पैक्ड करके आप लोगों को ये बॉटल्स दी जाती हैं, ताकि उसमें से गैस कहीं लीक ना हो, या अंडर अ वेरी गैस बहुत ज्यादा हाई प्रेशर डाल के एकदम से उसको बंद कर देते हैं, तो प्रेशर बहुत ज्यादा बना रहेगा उसके अंदर। ठीक है। दूसरी चीज, एक मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हाई ऑल्टीट्यूड पे रहने वाले लोग हैं, कुछ लोग यहां रह रहे हैं, कुछ लोग यहां रह रहे हैं पहाड़ों में। सुन लीजिए, आप लोगों को पता है हमारे ब्लड में ऑक्सीजन के घुलने का कारण क्या है? हमारे यहां पर एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है। अरे रुक जाओ भाई, रुक जाओ, ध्यान से सुनो। तुम लोगों को भले ही आती होंगी चीजें, लेकिन सब कुछ सुनोगे तभी फायदा है। ये जितना क्लास में पढ़ाया तो दोबारा पढ़ा रहा हूं, तो रिवीजन हो जाएगी तुम्हारे पूरे चैप्टर की अच्छे से, अगर ध्यान सुनोगे। बातें करते रहोगे, जैसे जैसे आए थे वैसे ही चले जाओगे यहाँ से। तो अभी बातें करने वाला समय रहा नहीं, अपने दोस्त को धमका दिया करो, बात करे तो उसको तो मारा करो उसको तो।
सुनो, ऑक्सीजन को, गैस को अगर डिसॉल्व करेंगे तो कैसे डिसॉल्व होगी हमारे ब्लड के अंदर? सर एटमॉस्फेरिक दबाव होता है 1 atm। एटमॉस्फेरिक दबाव कितना होता है? तो आ गया यहां पर, बिल्कुल आ गया, जल्दी जल्दी। 1 atm का एटमॉस्फेयर, और आ गया, तो बिल्कुल आ गया जा। एटमॉस्फेरिक दबाव कितने का होता है बोलो? अब मुझे तुम ये बताओ, जो लोग ग्राउंड पे रह रहे हैं, हम लोग ग्राउंड पे हैं, तो हम लोग जो ग्राउंड पे रह रहे हैं, आप लोग मुझे बताइए, हम सबके एटमॉस्फेयर का दबाव हमारे ऊपर कितना? 1 atm। उस दबाव की वजह से ऑक्सीजन हमारे ब्लड में घुल गई है, ऑक्सीजन हमारे ब्लड में घुल गई है, और जितनी घुली उसके हिसाब से हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई हुई और हमारी कुछ ग्रोथ हुई है। अब यही जो जनरल ग्रोथ है, अब यही अगर पहाड़ों में जाएंगे तो पहाड़ों पे क्या है? एटमॉस्फेरिक दबाव कम है, गैसेस कम है, दबाव कम है। अब अगर एटमॉस्फेरिक दबाव कम है, वहां पर मान लेते हैं कि 1 atm ना होके 0.9, इतना फर्क नहीं आता, लेकिन मैं समझाने के लिए बोल देता हूं, 0.96 atm का ही है। अगर प्रेशर वहां 0.96 atm का है, तो अब आप मुझे बताइए, उनकी ब्लड में ऑक्सीजन ज्यादा डिसॉल्व होगी, हमारे ब्लड में? हमारे में प्रेशर ज्यादा है, हमारे में ज्यादा सोल्यूबल होगी। और जो लोग पहाड़ी इलाके में रह रहे हैं, वहां पर प्रेशर कम है, तो ब्लड में ऑक्सीजन भी कैसे डिसॉल्व होगी? कम। जब ऑक्सीजन डिसॉल्व कम होगी तो पूरी बॉडी में सप्लाई ऑक्सीजन की बोलो क्या होगी? कम होगी, जिसकी वजह से जो ग्रोथ है वो थोड़ी सी क्या होगी? कम। तो जो एवरेज हाइट होगी, जो लोग पहाड़ी इलाकों में रहते हैं उनकी छोटी हाइट होगी, एवरेज हाइट छोटी होगी, और जो ग्राउंड पे रहने की एवरेज हाइट बोलो क्या होगी? ज्यादा होगी। अरे मैं एवरेज बोल रहा हूँ, कुछ बहुत बड़े बड़े भी मिल सकते हैं वहाँ के, है ना? समझिए, सुधांशु देखो, अच्छी हाइट है इसकी, लेकिन ये दिल्ली में रह रहा है। तो सुनो, सुनो, लेकिन अरे भैया, ये मैंने तुम लोगों को एक बार बताया भी था, मैंने गंगोत्री साइड पे ऐसी सी गायें देखी थी जैसे यहाँ की बकरियां होती हैं, इतनी छोटी छोटी गायें थी, इतनी छोटी छोटी गायें, बता रहा हूँ, ये गायें थी, बिल्कुल गिट्टी गिट्टी गायें थी, इतने इतने पैर थे उनके, हैं? हाँ, हैं? अरे मतलब आप ये ना समझें कि वो गाय के बछड़े थे, बच्चे नहीं थे, प्रॉपर गायें थी। सोचो कि सर बछड़े देखे, कुछ बच्चे कह रहे हैं अरे सर ने ना बच्चे देख ले। और भैया मैं हरियाणा से हूँ, मेरे को पता है गायें भैंस ये सब क्या होती हैं, ठीक है? तो प्रॉपर गायें बता रहा हूँ, बहुत छोटी छोटी गायें थी, क्योंकि शुरू से और गंगोत्री बहुत ज्यादा हाइट पे है, तो जितना ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा, उतना ऑक्सीजन डिसॉल्व कम होगा, उतनी हाइट कम मिलने वाली है। क्लियर होता है या नहीं होता? होता है, समझ आ गया? इसका एक और वो था बच्चों, हाँ क्या चीज? जो हाईवे पैदा हुआ, हाई नालायक, तो क्या हो गया? इसको ज्यादा ही ऑक्सीजन मिली है भाई, इसने, ये कुछ एक दूसरे की पड़ोसियों की भी ऑक्सीजन ले लेते हैं। सुनो भाई, सुनो क्लास, बस बच्चों शोर नहीं मचाना, ध्यान सुनिए। अब एक और एग्जांपल है स्कूबा डाइविंग्स का। देखिए बात ऐसी है कि जो एक्वेटिक एनिमल्स है, जो पानी में रहते हैं, वो पानी से ऑक्सीजन ले सकते हैं, उनका ऐसा प्रोसेस है, बायोलॉजिकल प्रोसेस, कि वो ले सकते हैं। उनकी बॉडी में कुछ क्या होते हैं? ग्रिल्स, कुछ होते हैं, गिल्स होते हैं, ग्रिल्स होते हैं, जो भी होते हैं, तो वो तो ले सकते हैं। लेकिन आप लोग तो पानी में जाए तो वहां से ऑक्सीजन नहीं ले सकते ना, तो अब क्या करते हैं ऐसे में? सुन लीजिए, जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं, क्लास प्लीज, आप लोग ये मत समझिए कि नहीं आते हैं, पेपर में बहुत बार पूछा गया है स्कूबा डाइविंग का क्वेश्चन, बहुत बार, ये ऑल्टीट्यूड वाला क्वेश्चन बहुत बार आया है। ऐसा क्यों है कि हाई ऑल्टीट्यूड्स पे सॉल्युबिलिटी कम होती है? बहुत सिंपल सा रीजन है सर। तो ये मतलब हेनरीज लॉ टॉपिक में मैं इतना टाइम लगा रहा हूं, कारण है, देखो इस चैप्टर के अंदर टॉपिक्स की संख्या बहुत ज्यादा नहीं है। हेनरीज लॉ, वेपर प्रेशर ऑफ 2 लिक्विड सॉल्यूशंस, 4 ऑस्मोटिक मतलब 4 कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज, कुल मिला के 6 टॉपिक्स हैं। बस एक टॉपिक हमारा चल रहा है, 6 टॉपिक्स पे टाइम लगाना है बस हमें। 2 में करवा दूंगा, बहुत इजीली आज करवा दूंगा, ठीक है? बचेंगे भी 4 हमारे नेक्स्ट में जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप मेरे को पहले बताओ ये बात समझ आ रही है यहाँ तक कि? अब स्कूबा डाइवर का सीन सुनो। जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं, अब स्कूबा डाइवर पानी के अंदर जाएगा, तो पानी के अंदर अगर जाएगा तो वो अपने साथ क्या लेके जाता है? एक टैंक लेके जाएगा, ऑक्सीजन टैंक, और उसको ऐसे मास्क लगा के मुंह पे, और वो वहां से सांस लेता रहेगा और नीचे जाता रहेगा। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, आप लोग मुझे एक बात बताओ, जितना वो नीचे जाएगा, उतना उसके ऊपर प्रेशर बढ़ेगा। क्योंकि आप लोगों ने ना एक चीज बहुत पहले पढ़ी थी फिजिक्स के अंदर,
कि किसी भी लिक्विड के अंदर, बच्चों शोर कर रहे हो तुम लोग, ऐसे नहीं हो पाएगा, डिस्टर्बेंस थोड़ी सी कम। आप लोग एटमॉस्फेरिक दबाव तो 1 एटीएम जानते ही हो, लेकिन आप जानते हो कि अगर पानी के अंदर आप एच डेप्थ नीचे चले जाते हो ना, तो पानी के अंदर एच डेप्थ नीचे, पानी का खुद का प्रेशर रो जी एच बन जाता है, रो जी एच। जितना एच गहराई में जाओगे, जितनी पानी की डेंसिटी है, जितनी ग्रेविटी है, उसके हिसाब से उसका भी प्रेशर बढ़ता है। मतलब अभी मान के चलिए कि मैं यहां पर खड़ा हूं ना, मेरे पे 1 एटीएम है, लेकिन मैं पानी भी जाऊंगा 3 एटीएम, और नीचे जाऊंगा 4 एटीएम, 5 एटीएम, 6 एटीएम, ऐसे बढ़ेगा। तो जितना मैं नीचे जाऊंगा, मेरे ऊपर लगने वाला एटमॉस्फेरिक दबाव, बोलो क्या हो जाएगा? बढ़ता जाएगा। एटमॉस्फेरिक दबाव तो क्या बोले? प्रेशर ड्यू टू टोटल प्रेशर बढ़ जाएगा। अब टोटल प्रेशर अगर बढ़ जाएगा तो मुझे तुम ये बताओ, जो ऑक्सीजन मैं ऐसे इनहेल कर रहा हूं टैंक से, अब ज्यादा प्रेशर है तो वो ज्यादा डिसॉल्व होएगी, ज्यादा डिसॉल्व होएगी। अब अगर ब्लड के अंदर वो ज्यादा डिसॉल्व हो गई है, अब समझ लेना, क्योंकि यहां पर आके प्रेशर कितने एटीएम का हो चुका है? हाँ समझो तो सही, 10 एटीएम का, अरे भाई 10 एटीएम का प्रेशर अगर बन गया है, तो आपके बॉडी के अंदर जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन घुलना था वो अब कंपैरेटिवली ज्यादा घुल रहा है। जो 1 एटीएम पे घुलता है उसके कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा घुल गया। अब देखिए, अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, घुल गया। लेकिन मान लीजिए कि एक दिन से आपको ऊपर आना पड़ जाए। मैंने एग्जांपल ले लिया था आप लोगों को कि कोई भी मान लो जानवर नीचे मिल गया, शार्क आ गई, तुम क्या करोगे? अब तुम भागोगे। अब जब तुम एकदम से ऊपर की तरफ भागते हो तो प्रेशर एकदम से रिड्यूस होता है, और जैसे ही प्रेशर रिड्यूस होगा, भाई देखो, तुमने प्रेशर बढ़ाया था, ज्यादा गैस डिसॉल्व हो गई थी। जैसे ही प्रेशर हटेगा, गैस बाहर आना चाहिए। गैस, अब ये कंटेनर नहीं है, आप जानते हैं कि हमारी जो ब्लड है ना, वो इन वीन्स या आर्टरीज के थ्रू फ्लो कर रहा है। अब समझिएगा, इसके अंदर बेसिकली क्या चल रहा है? इसके अंदर बेसिकली ब्लड है। अब इस ब्लड के अंदर बोलो क्या है? बोलो, इस ब्लड के अंदर डिसॉल्व हो गई है ऑक्सीजन, और आपने बहुत हाई प्रेशर पे 10 एटीएम के दबाव पे वो गैस इसमें डिसॉल्व कर दी। अब जैसे ही एकदम से प्रेशर हटेगा, वो गैस बाहर आना चाहेगी, पतली पतली वीन से उससे बाहर आना चाहेगी। अब जब ये बाहर आना चाहेगी तो रास्ता मिलेगा नहीं। अब आप एकदम से जब प्रेशर हटाएंगे ना, तो गैस जब बाहर आना चाहेगी और रास्ता नहीं मिलेगा ना, तो गैस बबल्स की शेप ले लेगी। किसकी शेप ले लेगी? अब गैस बबल्स बन जाएंगे, ऐसे करके बबल्स बन जाएंगे, समझो। और बबल्स बनने से क्या होगा? यहां पर ब्लॉकेज हो सकती है। क्या हो सकती है? बोलो, ब्लॉकेज। तो एकदम से जैसे ही आप बाहर आए, आपने प्रेशर एकदम से हटा दिया, और जैसे ही प्रेशर हटा, गैस बाहर आना चाहेगी, रास्ता नहीं मिलेगा, तो यहां पर ब्लॉकेज बढ़ सकती है, जिसकी वजह से ब्लड का फ्लो भी रुक सकता है, एक पोर्शन पे पैरालिसिस भी पड़ सकता है। आप लोगों को समझिए मेरी बात को। हो सकता है जी घबराने लग जाए, बिकॉज ब्लड का फ्लो रुकेगा तो कहीं से ऐसे प्रॉब्लम्स आएगी, कहीं से दिक्कत हो रही है, तो वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है, बैंड्स पड़ना बोलते हैं इसको। तो ऐसे में सलाह दी जाती है कि अगर आप स्कूबा डाइवर से, तो उनको एक प्रॉपर ट्रेनिंग होती है कि आपको धीरे धीरे आपको प्रेशर को रिड्यूस करना है, ताकि वो गैस धीरे धीरे निकल जाए। दूसरा, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप कहें सर ऐसे में तो शार्क निपटा देगी हमें, शार्क तो निपटा देगी। अब इसके लिए अब आता है मेन क्वेश्चन। एग्जामिनर क्या पूछेगा? एग्जामिनर ये पूछेगा आप लोगों से कि एक्चुअली में देखो क्या होता है, इस टैंक के अंदर ना हम ऑर्गन को भी मिला के लेके जाते हैं। हमारे गैस टैंक के अंदर ऑक्सीजन के साथ ऑर्गन भी होती है। अब कुछ परसेंट ऑर्गन होगी, तो ऑर्गन कैसी गैस है? बोलो, ऑर्गन कैसी गैस है? इनर्ट गैस है, नोबल गैस है, और नोबल गैस घुलना मिलना पसंद है। तो जब इस टैंक के अंदर ऑर्गन गैस भी होगी, तो वो हमारे ब्लड में घुलेगी ही नहीं इतनी, और जब हमारे ब्लड में घुलेगी ही नहीं इतनी, तो उसका बाहर निकलना भी बोलो क्या होगा? आसान होगा। अरे यार, जो चीज ज्यादा घुल जाएगी उसको निकालना मुश्किल है, जो घुलेगी नहीं उसको निकालना मुश्किल। तो जब प्योर ऑक्सीजन होती है तो वो ज्यादा घुल जाती है ब्लड में, तो निकलते बहुत दिक्कत करेगी। एकदम से प्रेशर हटेगा तो निकलते बहुत दिक्कत करेगी। लेकिन जो चीज घुली ही नहीं उतने अच्छे से, बिकॉज अगर मैंने ऑर्गन लिया है साथ में, तो वो इनर्ट गैस है, और इनर्ट गैस हमारे ब्लड के अंदर ज्यादा डिसॉल्व नहीं होगी। तो ज्यादा डिसॉल्व नहीं होगी तो ज्यादा दिक्कत भी नहीं आएगी इसको निकलते वक्त। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो कहते हैं कि ताकि अंडर द हाई प्रेशर ज्यादा गैस डिसॉल्व ना हो, इसलिए हम उसके अंदर इनर्ट गैस के एडिशन कर देते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ऑक्सीजन की सप्लाई भी मिलती रहती है और वो ज्यादा डिसॉल्व भी नहीं होती है। तो भैया ये सारे एप्लीकेशंस किसके बेस पे थे? हेनरीज लॉ के बेस पे थे। हेनरीज लॉ टॉपिक के अंदर कुल मिला के फाइनलाइज कर रहा हूं मैं, आप लोगों को फॉर्मूला याद करना है, P इज इक्वल टू बोलो क्या? KHX, जिसमें KH बोलो क्या है? हेनरीज लॉ कांस्टेंट, X बोलो क्या है? अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व्ड इन द लिक्विड, एंड P बोलो क्या है? द प्रेशर अप्लाइड ओवर द गैस।
जितना ज्यादा प्रेशर उतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी, रिया जितना ज्यादा प्रेशर उतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी, बट जितना ज्यादा केएच उतनी कम सॉल्युबिलिटी, क्योंकि केएच ज्यादा है इसका मतलब ज्यादा प्रेशर लग रहा है एक यूनिट को डिसॉल्व करने के लिए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सबको समझ में आ गया? पी इक्वल टू केएच। आगे बढ़ूं? ठीक है, चलिए अब बताइए। अब ये जो टॉपिक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऋषभ सुधर जाओ, पिट जाएगा नहीं तो मेरे को लग रहा है तुम पेपर से पहले ना छितोगे। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, एटलीस्ट ये टॉपिक हम कंप्लीट करें बच्चों आज। क्वालिटेटिव कोई नहीं, क्वालिटेटिव नेक्स्ट में हो जाएंगे। अच्छे से करना है, तसल्ली से करना है सारा कुछ, ठीक है ना? जहां जरूरत लगी क्लासेस बढ़ानी बढ़ा दूंगा। अब सुनो, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, 6 टॉपिक है। क्वेश्चन मिनिमम टू मिनिमम भी 2 पे तो आना है, किसी भी 2 पे आ सकता है। और मैं तुम्हें बताऊं जनरल ट्रेंड क्या कहता है कि 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो एक वहां से दे देंगे और 2 ये हैं जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से बाहर है, तो एक इनमें से किसी में दे देंगे। समझ रहे हैं बात को? तो या तो हेनरीज लॉ या ये वाला, इनमें से किसी एक पे क्वेश्चन बन सकता है। तो ये है बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब है क्या टॉपिक वो समझ लेते हैं। मेरे पास एक कंटेनर में 2 लिक्विड्स हैं, लिक्विड 1, लिक्विड 2। एक बात ध्यान रखिएगा, दोनों ही लिक्विड्स वोलेटाइल लिक्विड्स हैं। वोलेटाइल लिक्विड्स का मतलब होता है जो वेपराइज हो जाएंगे इजीली ही। तो लिक्विड 1 भी वेपराइज हो रहा है, लिक्विड 2 भी वेपराइज हो रहा है। लिक्विड 1 की भी वेपर प्रेशर वेपर्स बन रही हैं, ध्यान देना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और लिक्विड 2 की भी बन रही है। लिक्विड 2 को मैंने येलो कलर से बना दिया, दिस इज लिक्विड 2। लिक्विड 2 की भी बन रही है। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वेपराइज हो रहे हैं। लिक्विड 1 भी हो रहा है और लिक्विड 2 भी वेपराइज हो रहा है। क्लास, मैंने मिक्सचर लिया हुआ है 2 लिक्विड्स का, बादल, और लिक्विड 1 भी वेपराइज हो रहा है और लिक्विड 2 भी वेपराइज हो रहा है। मैंने क्लोरोफॉर्म और इथेनॉल ले लिया। अब इथेनॉल के मॉलिक्यूल्स भी वेपराइज हो रहे हैं, क्लोरोफॉर्म के वेपराइज हो रहे हैं। दोनों मिलकर कुछ टोटल प्रेशर लगा रहे हैं। ऊपर लगा हुआ है बैरोमीटर, ढंग से सुन लेना, नहीं तो फिर आपको आइडियल जो गैस है, नॉन आइडियल गैस है, ये सब समझ में नहीं आएगा। ढंग से सुन लीजिएगा। तो ऊपर एक बैरोमीटर लगा हुआ है जो कि टोटल प्रेशर की रीडिंग लेगा। अच्छा, टोटल प्रेशर कितना बनेगा? जितना प्रेशर पहले लिक्विड ने लगाया प्लस में जितना दूसरे ने लगाया। भाई पहले ने कुछ वेपर बनाई, दूसरे ने कुछ बनाई, और दोनों की वजह से मिला के कुछ प्रेशर लगा, P1 प्लस P2। अब वो क्या कहता है, रॉल्स ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज दी, ये रॉल्स ने बताया। यहाँ पर क्या बताया वो सुनिए। एक चीज मैं यहाँ पर आपको पहले थोड़ा समझा दूं, 2 मिनट लगेंगे उस चीज को समझने में। मेरे पास अगर एक कंटेनर के अंदर 2 लिक्विड्स हैं, अनुराग यहां ध्यान दे ले, लिक्विड 1 है मेरे पास मान लीजिए 3 मोल और लिक्विड 2 है मेरे पास 7 मोल। ये पार्टिकल्स की टर्म्स में बता रहा है कि लिक्विड 1 मेरे पास 3 मोल है और लिक्विड 2 मेरे पास 7 मोल है। 1 मोल तुम लोग बहुत समय से जानते हो कि इतने पार्टिकल्स की संख्या को बोलो 1 मोल बुलाया गया है। तो अगर लिक्विड 1 के 3 मोल पार्टिकल्स हैं और लिक्विड 2 के 7 मोल पार्टिकल्स हैं, तो कोई तुमसे बोले कि मुझे मोल फ्रैक्शन बताओ लिक्विड 1 का, ये होता है मोल फ्रैक्शन। ये 11th क्लास की चीजें हैं, लेकिन थोड़ी बहुत यहां पर करा रहा हूं मैं आप लोगों को, आनी चाहिए वैसे ही। मोल फ्रैक्शन लिक्विड 1 का, लिक्विड 1 का मोल्स में हिस्सा कितना है, तो बोलूंगा टोटल इस कंटेनर में कितने मोल्स हो गए, 10 मोल। उसमें से लिक्विड 1 के कितने बोलो, 3, तो इसका मोल फ्रैक्शन हो गया 3/10। कितना हो गया बोलो? निकालने का तरीका यह है कि नंबर ऑफ मोल्स पहले वाले के डिवाइड बाय में टोटल नंबर ऑफ मोल्स, N1 अपॉन में क्या, N1 प्लस N2। तो मैं बोलूंगा बच्चों कितना, 3 है और दोनों के मिला के 10 है, तो इसका मोल फ्रैक्शन है 3/10। सुन लीजिए कि आपको भले ही आता होगा लेकिन ध्यान से सुन लीजिए, कहीं पर भी गलती हो सकती है आप लोगों से। दूसरे वाले लिक्विड का जो मोल फ्रैक्शन है वो कितना होगा, उसके कितने नंबर ऑफ मोल्स है टोटल में से, तो मैंने भाई उसके हैं 7/10। मतलब कि ये बोला जाए कि इस सॉल्यूशन में 2 लिक्विड्स हैं, लिक्विड 1 है लिक्विड 2। लिक्विड 1 का अगर 3 मोल है, लिक्विड 2 का 7 मोल है, तो लिक्विड 1 का मोल फ्रैक्शन है 3/10। 10 में से 3 मोल इसके हैं और उसका है 7/10, मतलब 10 में 7 इसके हैं। तो ये होता है मोल फ्रैक्शन। क्या होता है, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी अभी इस फॉर्मूले इस क्वेश्चन में, इसलिए मैंने आपको मोल फ्रैक्शन थोड़ा समझा दिया है। और मोल फ्रैक्शन में एक बात मैं आपको और बता दूं कि दोनों के मोल फ्रैक्शन का अगर आप सम करेंगे तो वो 1 आएगा। हमेशा कितना आएगा, 1। फ्रैक्शंस है ना, जैसे मैंने आपको समझाया भी था कि एक जायदाद का बंटवारा 3 भाइयों में करना है, तो इसको 1/4 गया, इसको 2/4 3/4 गया, इसको कुछ गया, तो सबका हिस्सा मिला के कितना बनेगा, 1 बनेगा। समझ में आ रहा है? अरे नहीं आ रहा समझ में? तो एक को 1/4 गया, एक को 1/4 गया, एक को 1/2 गया, तो टोटल 1 बन गया। तो फ्रैक्शंस का हमेशा सम कितना बनता है, 1। तो इस लिक्विड में कुछ फ्रैक्शन 1 लिक्विड का है, कुछ फ्रैक्शन 2 लिक्विड का है। जब टोटल करूंगा तो आंसर कितना आएगा बोलो, 1 आएगा। तो मुझे बताओ मोल फ्रैक्शन सबको क्लियर है? मोल फ्रैक्शन सबको क्लियर है कैसे निकलता है? इसके इतने मोल है, उसके इतने मोल है, तो मोल्स डिवाइड बाय टोटल मोल्स। अब आ जाओ जरा फटाफट से,
P1 प्लस P2 होगा टोटल प्रेशर। और जरा रोल्स के अकॉर्डिंग P1 को समझने की कोशिश करें, बहुत जरूरी चीज है। तो P1 कितना कहता है, पूरा रिपीट कर रहा हूं टॉपिक में क्या चीज थी। तो P1 कहता है कि भैया ये जो व्हाइट वाले पार्टिकल है लिक्विड 1 के हैं तो ये P1 प्रेशर लगाएंगे, और ये येलो वाले पार्टिकल है वो लिक्विड 2 के हैं वो P2 प्रेशर लगाएंगे। रोल्स एक बड़ी जरूरी चीज कहते हैं किसी भी लिक्विड का प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। P2 का भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अपने X2 के। मतलब कि मैं ये सोच सकता हूं कि जिसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा उसका प्रेशर भी ज्यादा हो सकता है। आप खुद बताओ बच्चों, लिक्विड 2 तो लिया 7 मोल, लिक्विड 1 लिया 3 मोल, मतलब मान लो कि लिक्विड 2 लिया 7 लीटर, ये लिया 3 लीटर। यहां पर भाई यार ये 7 लीटर ये 3 लीटर, क्या उम्मीद लग रही है किसका प्रेशर ज्यादा बनेगा? 7 लीटर वाली का ना। अरे यार 7 लीटर तो क्लोरोफॉर्म ले रहा हूं और 3 लीटर इथेनॉल ले रहा हूं, किस लिक्विड का प्रेशर आपको लगता है ज्यादा बनेगा? क्लोरोफॉर्म का। जिसका अमाउंट ज्यादा उसका प्रेशर भी ज्यादा ही लगना चाहिए ऊपर आके, जिसको ज्यादा मात्रा में लिया वो ज्यादा प्रेशर लगाएगा। ऐसा बोल रही है कि जितना ज्यादा मोल फ्रैक्शन होगा किसी लिक्विड का उतना ही ज्यादा उसका प्रेशर होगा ऊपर की तरफ। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? नंदनी नहीं आ रही बात समझ में यहां तक? लेकिन एक बात उन्होंने और बड़ी इंपॉर्टेंट ऐड कर दी कि फिर भी ये जो P1 है ना एक और फैक्टर पे डिपेंड करेगा, वो है P1 नॉट। अब ये P1 नॉट क्या है ना, ये है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड 1। अब ये क्या चीज है? तो ये कहता है कि एक चीज पे और निर्भर करता है कि ये लिक्विड 1 कितना प्रेशर लगाएगा। एक तो निर्भर करता है इसका अमाउंट कितना है, अगर इसका अमाउंट ज्यादा है तो प्रेशर ज्यादा बनेगा। लेकिन एक और बात पर निर्भर करता है, वो ये है कि अगर मैं इस लिक्विड 1 को अकेला ले लूं, इस लिक्विड 1 को मैं बिल्कुल प्योर फॉर्म में ले लूं, तो इस समय कुछ वेपर्स बना रहा होगा, इस समय कुछ वेपर बना रहा होगा, जो भी प्रेशर ही बना रहा होगा उसको P1 नॉट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बोलो? P1 नॉट। और ऐसे ही जब मैं लिक्विड 2 को अकेला लूंगा, सुनते चलिए आएगा समझ में, गारंटी समझ में आएगा, बोर्ड पे सुनते चलिए। लिक्विड 2 के पार्टिकल्स भी प्रेशर बनाएंगे और उस समय जो प्रेशर बनाएगा वो P2 नॉट बनाएगा। तो कहता है इंपॉर्टेंट चीज है, व्हाट इज P1 नॉट एंड P2 नॉट? सर P1 नॉट एंड P2 नॉट आर द वेपर प्रेशर्स ऑफ द लिक्विड 1 एंड लिक्विड 2 इन देयर प्योर फॉर्म, इन देयर। और P1 P2 क्या है? जब ये दोनों साथ में तो जो प्रेशर लगा रहे हैं। अब सुनना पूरी बात, कहता है कि सॉल्यूशन में लिक्विड 1 कितना प्रेशर लगाएगा, एक तो निर्भर करता है इस बात पे कि उसका अमाउंट कितना है, और दूसरा इस बात पे निर्भर करता है कि वो अकेले में कितना प्रेशर लगाता है, मतलब उसका प्योर फॉर्म में कितना प्रेशर है। इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान सुनना। मान लो नंदनी ये 3 लीटर था और ये 7 लीटर था, मतलब ये 3 मोल था 7 मोल था। क्या लगता है, क्या गारंटी है कि यही ज्यादा प्रेशर बनाएगा? क्या पता बच्चों 7 मोल जो है या जो 7 लीटर है, क्या पता वो उतना वोलेटाइल ही ना हो, उतना वोलेटाइल ही, तो भले ही उसका अमाउंट ज्यादा है लेकिन वो ज्यादा प्रेशर नहीं लगा पाएगा। बंसी नहीं है मेरी बात समझ में? भले ही ये 7 लीटर है वो 3 लीटर है, लेकिन हो सकता है 7 वाला ज्यादा प्रेशर नहीं लगा पा रहा। क्यों नहीं लगा पा रहा ज्यादा? क्योंकि उसका P2 नॉट कम है। उसका P2 नॉट मतलब जो प्योर फॉर्म में जब वो वेपर्स बनाता है तो वो उतनी ज्यादा बनाता ही नहीं, मतलब वो उतना ज्यादा वोलेटाइल नेचर का नहीं है। और ऐसा हो सकता है कि 3 लीटर वाला ज्यादा लगा जाए, बिकॉज उसका भले ही अमाउंट कम था, उसका भले ही X1 कम था, उसका भले ही X1 कम था, लेकिन उसका P1 नॉट ज्यादा था, मतलब वो प्योर फॉर्म में जो प्रेशर लगा रहा था वो बहुत ज्यादा लगा रहा था, मतलब वो ज्यादा वोलेटाइल था, ज्यादा वोलेटाइल था। अरे फोन रख दो उधर, ध्यान दे लो। तो मुझे तुम ये बताओ फटाफट से, क्लास रिवीजन इतनी फास्ट चल रही होती है ना कि आप लोग ना बिल्कुल भी सेकंड्स के लिए भी मिस नहीं कर सकते चीजों को, और आप लोग करते हो। रिवीजन में हम लोग रुक के बात नहीं कर रहे, बिल्कुल एक हाई पेस में चीजों को समझाते चल रहे हो, रिपीट नहीं कर रहे बार बार चीजों को। एक बार बोलते हैं अगली चीज पे आ रहा हूं मैं, तो आप लोगों को रिदम पकड़नी पड़ेगी, साथ के साथ चलना पड़ेगा, बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट मत हुआ करो बीच में। तो मुझे तुम बस ये बताओ, किसी भी लिक्विड का प्रेशर, इधर भाई प्रिंस, यहां जो ऊपर लिक्विड्स हैं, इधर ये दोनों लिक्विड्स हैं, वो कितना प्रेशर लगाएंगे दो बातों में निर्भर करता है। एक तो अमाउंट पे, लगता भी है ज्यादा अमाउंट वाला ज्यादा लगाना चाहिए, बट ऐसा भी हो सकता है ज्यादा अमाउंट वाला ज्यादा प्रेशर ना लगा रहा हो। क्यों? हो सकता है कि वो प्योर फॉर्म में उतना वोलेटाइल ना हो, तो वो उतना वोलेटाइल नहीं है तो नहीं लगा पाएगा। हाँ, मान लो कि 7 लीटर था और ये वोलेटाइल भी ज्यादा था, इसका P2 नोट भी ज्यादा था, मतलब X2 भी ज्यादा, P2 नोट भी ज्यादा, तो ज्यादा प्रेशर लगाएगा भाई। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? बट अमाउंट, सिर्फ अमाउंट देख के ये अंदाजा लगाना कि प्रेशर ज्यादा लगेगा, ये बात की गारंटी नहीं है। हो सकता है कि 3 वाला भी ज्यादा प्रेशर लगा जाए, बिकॉज उसका अमाउंट तो कम था लेकिन उसका प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर बहुत ज्यादा है, मतलब ज्यादा वोलेटाइल नेचर का है। क्लियर होता है कि नहीं होता? जैसे कि क्लोरोफॉर्म ज्यादा वोलेटाइल होता है, क्लोरोफॉर्म एकदम से उड़ता है ऐसे करके, और जो इथेनॉल होता है वो नहीं उड़ता। तो क्लोरोफॉर्म और इथेनॉल को मिलाऊंगा, मान लो क्लोरोफॉर्म मैंने कितना लिया 3, क्लोरोफॉर्म 3 लिया और इथेनॉल मैंने 7 लिया, तो भले ही इथेनॉल ले लो 7 के अमाउंट में, क्लोरोफॉर्म 3 होते हुए भी ज्यादा वेपराइज करेगा, ज्यादा प्रेशर लगाएगा, बिकॉज उसका भले ही X1 कम है लेकिन P1 नॉट बहुत ज्यादा है, और इथेनॉल का X2 भले ही ज्यादा है, 7 मोल लिया है, लेकिन उसका प्रेशर कम है, अकेले में प्रेशर कम होता है। इसका मतलब किसी भी लिक्विड का ऊपर कितना प्रेशर बनेगा वो दो बातों पर निर्भर हो गया। इसका मतलब मेरे टोटल प्रेशर का फॉर्मूला बताओ सब बच्चे,
टोटल प्रेशर का फॉर्मूला बताओ, P1 P2 X2। फॉर्मूला याद कर लीजिए, ये फॉर्मूला बहुत काम आने वाला है। एक लिक्विड ऊपर कितना प्रेशर लगाएगा, मतलब इसके अंदर हमेशा वो 2 लिक्विड लेगा, एक नहीं लेगा। कितने लेगा बोलो? 2 लिक्विड। और 2 लिक्विड का सॉल्यूशन नेट प्रेशर कितना लगाएगा? आप क्या बोलोगे? P1 प्लस P2। और P1 कितना लगाएगा बोलो? P1 X1। P2 कितना लगाएगा? अब आप कहोगे सर ये मिलेगा, क्वेश्चन में 100% मिलेगा आप लोगों को कि ये प्योर फॉर्म में इतना लगाते हैं। अभी फिलहाल इसको 3 मोल लिया, उसको 7 मोल लिया, तो मोल फ्रैक्शन भी निकल जाएगा कि अगर एक को 3 मोल है, एक को 7 मोल है, तो एक का 3/10 है, एक का 7/10 है। जब तुम्हें X1 पता है, जब तुम्हें X2 पता है, इनका प्योर फॉर्म में प्रेशर पता है, तो बोलो P टोटल आएगा कि नहीं आएगा? इफ यू हैव गिवन ऑल द वैल्यूज, द प्रेशर इन देयर प्योर फॉर्म्स, द अमाउंट ऑफ द लिक्विड्स इन द सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है, तो आपको X1 पता है, आपको X2 पता है, आपको P1 नॉट पता है, आपको P2 नॉट पता है, बोलो P टोटल आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। दूसरी बात, कभी कभी वो आपको सिर्फ X1 दे देगा, X2 नहीं देगा, तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, हमेशा दोनों का सम हमेशा कितना होता है बोलो? 1। तो ध्यान रखना कि मैं ऐसा भी सोच सकता हूं कि मैं उसको ऐसे भी निकाल सकता हूं। अभी मैं एक क्वेश्चन करवा देता हूं फटाफट से, कोई दिक्कत नहीं है। आइए बोर्ड पे देखिए, मैं आपसे एक क्वेश्चन बोल देता हूं फटाफट से। मेरे पास 2 लिक्विड्स हैं, लिक्विड 1, लिक्विड 2, बोल दें लिक्विड 1 हैज 3 मोल, 3 मोल ऑफ लिक्विड 1 is dissolved in 7 मोल ऑफ लिक्विड 2। अरे आऊंगा यार उस बात पे भी। What will be the total pressure of solution if, क्यों बातें हो रही है भाई पीछे? अगर तुम लोगों को ये सब आता है तो मेरे को बता दो, मैं सीधा एक्सरसाइज शुरू करा दूंगा। नहीं बता दो, और क्या? ऐसे ठीक है, हो जाता है पूरा हर बार, तुम लोग ध्यान से देखोगे तो हो जाएगा। अब सुनो भाई, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि इस सॉल्यूशन में, इस सॉल्यूशन में लिक्विड 1 और लिक्विड 2 है। बताओ सब बच्चे, लिक्विड 1 कितने मोल है, लिक्विड 2 कितने मोल है? बोला गया लिक्विड 1 जब प्योर फॉर्म में होता है तो 300 mmHg का प्रेशर लगाता है। जो यूनिट है उसी में चला देना, टोटल प्रेशर भी उसी यूनिट में बता देना। और लिक्विड 2 लगाता है 200 mmHg का प्रेशर प्योर फॉर्म में। तो लिक्विड 2 थोड़ा कम वोलेटाइल है और लिक्विड 1 थोड़ा ज्यादा है। भले लिक्विड 1 का अमाउंट कम है, लिक्विड 2 का अमाउंट ज्यादा है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बोलूंगा टोटल प्रेशर जो होगा वो होगा P1 X1 प्लस में, मुझे बताओ जरा, लिक्विड 1 का प्योर फॉर्म का प्रेशर दिया हुआ है, लिक्विड 2 का प्योर फॉर्म का प्रेशर दिया हुआ है। X1 X2 डायरेक्टली नहीं दिया, नंबर ऑफ मोल्स दिए। तो मैं बोलूंगा जो X1 होगा वो कितना होगा और X2 कितना होगा? भाई उसका मोल फ्रैक्शन 7/10, इसका मोल फ्रैक्शन 3/10। तो वैल्यू पुट करूंगा तो बोलूंगा 300 गुना में 3/10, और इसको बोलूंगा 200 गुना में, तो ये कट जाएगा 90। तो नेट प्रेशर ये वाला आने वाला है। ये मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन की एक जनरल थीम समझाना चाह रहा हूं, बस मेरा और कोई पर्पस नहीं है। क्वेश्चंस में और भी बनवाऊंगा, लेकिन आप लोगों को एक जनरल आइडिया लग जाए क्वेश्चन का कि क्वेश्चन किस टाइप का होता है। ये आइडिया लगा? पूरी बात नहीं हुई अभी समझ में आ गई ये वाली चीज? और सुनिए क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में और वो क्या मॉडिफिकेशंस करता है, वो आपको यूं बोल देता है, वो तो आएगा, वो तो वाली चीज में कराऊंगा अभी। और क्या बोलेगा आप लोगों को वो सुनो। वो ऐसे बोल देगा आप लोगों को,
92 ग्राम ऑफ इथेनॉल इज डिजॉल्व्ड इन 358.5 ग्राम ऑफ, सुन लीजिए, क्लोरोफॉर्म। चिंता मत करिए, पूरी बात सुनिए। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर इथेनॉल एंड क्लोरोफॉर्म आर, वही कोई वैल्यू ले लो, 250 mmHg भाई क्लास, ऐसे काम नहीं चलेगा। अब की पंगा क्या है, क्वेश्चन में दोनों का प्योर फॉर्म का प्रेशर दिया है। भाई एक काम करते हैं, इथेनॉल को मान लेते हैं लिक्विड 1 और क्लोरोफॉर्म को मान लेते हैं लिक्विड 2। मान सकते हैं भाई, इथेनॉल को लिक्विड 1 ट्रीट कर लिया हमने क्वेश्चन में और क्लोरोफॉर्म को लिक्विड 2 ट्रीट कर लिया। भाई ध्यान दे भाई, लिक्विड 1 ट्रीट कर लिया, लिक्विड 2 ट्रीट कर लिया। अब इसका प्योर फॉर्म का प्रेशर कितना दिया हुआ है इथेनॉल का, 250, और इसका प्योर फॉर्म का कितना दिया हुआ है, 400 mmHg। तुम्हें पता है कि मुझे P1 नॉट P2 नॉट की जरूरत पड़ेगी, साथ के साथ मुझे X1 और X2 की भी पड़ेगी। अनुराग नीचे कर लो, X1 और X2 की भी पड़ेगी। और X1 और X2 कैसे निकलेंगे जरा बताओ। X1 कैसे निकलता है बोलो, कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं पहले वाले के डिवाइड बाय में टोटल नंबर ऑफ मोल्स। X2 कैसे निकलता है, दूसरे वाले के कितने नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिए क्वेश्चन में, पिछले में सीधा बोला था 3 मोल और 7 मोल, तो फ्रैक्शन आ गया 3/10, इसका 7/10। मैंने नंबर ऑफ मोल्स इस बार नहीं दिए, मैंने तुम लोगों को दिया मास। मैंने तुम लोगों को दिया कि भैया 92 ग्राम इथेनॉल और 358.5 ग्राम क्लोरोफॉर्म। ये है सीबीएसई की थोड़ी सी फेवरेट टाइप, वो आपको मास में ही क्वेश्चन देता है, नहीं देता नंबर ऑफ मोल्स में। तो भैया बहुत ही छोटी सी चीज है, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है किसी भी चीज का, उसका मास। अगर तुम किसी भी चीज के मास को उसके मोलर मास से डिवाइड कर दोगे तो यू विल गेट अ नंबर ऑफ मोल्स। और अब आप लोग सोचेंगे मोलर मास सर, तो भैया मोलर मास तुम लोगों को एग्जामिनर देगा, तुम्हें नहीं सोचना, ये क्वेश्चन में ही मिलेगा। इसका मोलर मास हो गया 46 ग्राम पर मोल, मतलब एक मोल होने पे 46 ग्राम होता है। और ऐसे ही मोलर मास ऑफ क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म का जो मोलर मास है वो है बच्चों 119 पॉइंट। हालांकि तुम लोग निकाल भी सकते हो, 2 कार्बन का 24 हो गया, अरे 12-12 करके, 6 हाइड्रोजन का तो 24 और 6 और 16 ऑक्सीजन का हो गया 46। इसका कैसे निकालोगे, इधर भाई नितिन, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का एक क्लोरीन का 35.5 होता है, 3 क्लोरीन का हो जाएगा 106.5, तो 119.5 आ जाएगा। हालांकि तुम्हें जरूरत नहीं है, तुम लोगों को ये मिलती है वैल्यूज। तो भैया तुम मुझे एक बात बताओ, इस बार क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल्स ना देके उसने क्या दिया, मास। अरे तो क्या हो गया, क्या मास को उसके मोलर मास से डिवाइड करके नंबर ऑफ मोल्स नहीं आ पाएंगे क्या। तो मुझे तुम सब बच्चे बताओ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल कितना आएगा। इथेनॉल का मास कितना बोलो, 92 ग्राम, उसका मोलर मास बोलो, इथेनॉल कितने आ गया, 2 मोल। अरे सिंपल चीज याद करो यार, किसी का मास दिया तो उसके मास को मोलर मास से डिवाइड करके नंबर ऑफ मोल्स पे आ जाऊंगा। क्योंकि मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए, निखिल, मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए मुझे नंबर ऑफ मोल चाहिए, या तो नंबर ऑफ मोल डायरेक्ट दे दे, और डायरेक्ट नहीं देगा तो मास करके देगा, तो मास को मोलर मास से डिवाइड करके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लूंगा। तो मुझे सही बचा था नंबर ऑफ मोल 2 आ गया। इसका नंबर ऑफ मोल बताओ कितना आएगा, 358.5 ग्राम और 119.5। बहुत इजीली दिख रहा है, काटोगे ना 3 गुना मिल रहा है, तो 120 का 3 गुना 360 होता है, तो ध्यान से देखोगे 3 मिल जाएगा, 3 मोल। अब तुम मुझे बता दो x1 कितना आ गया, सही बचा था, x1 कितना आ गया, बोलो x1 कितना आ गया। x1 आ गया 2/5, x2 आ गया, अब p टोटल बोलो कितना आ जाएगा, तो 250 गुना में 2/5, तो ये 100 आ गया और ये 240 आ गया। पिछले क्वेश्चन में देखो, साथ के साथ मैं आप लोगों को एक जनरल क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करा रहा हूं टॉपिक करने के बाद, ताकि तुम्हें वो दिमाग में रहे कि हाँ ये टॉपिक क्या कहना चाह रहा है, ताकि जब एक्सरसाइज करे तो दिक्कत ना आए। पूरी बात सुनो, पिछले क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में क्या फर्क था। पिछले क्वेश्चन में सर मुझे टोटल प्रेशर निकालने को बोला गया था, मुझे दोनों लिक्विड्स के नंबर ऑफ मोल दिए हुए थे, तो मैंने उनके मोल फ्रैक्शन डायरेक्टली निकाल के सॉल्व कर लिया।
इस बार थोड़ा क्वेश्चन को और पीछे ले गया, उसने नंबर ऑफ मोल्स ना देके मास दिया, तो मैंने कहा कोई नहीं, अगर मास देगा तो उसके मोलर मास से डिवाइड करके मैं उसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लूंगा, और नंबर ऑफ मोल्स आ जाने के बाद उसका मोल फ्रैक्शन आ ही जाएगा। क्लियर हुआ? तो दिस टॉपिक टेल्स अबाउट, बताओ ये टॉपिक किस बारे में बात करता है कि अगर दो लिक्विड साथ में लिए गए हैं तो वो टोटल प्रेशर कितना लगाएंगे कंटेनर के अंदर। तो मैंने कहा दोनों लगाएंगे प्रेशर P1 जमा P2, और कोई भी करस्पॉन्डिंग लिक्विड कितना प्रेशर लगाएगा वो डिपेंड करता है P1 नॉट x1 पे, P2 नॉट x2 पे। रुक जाओ 2 मिनट, 2 मिनट की चीज और बची है। तो मुझे बताओ पहला वाला लिक्विड कितना प्रेशर लगाएगा P1 नॉट x1, दूसरा वाला कितना लगाएगा, मतलब दो चीजों पर निर्भर करता है, एक अमाउंट पे और एक उसके प्योर फॉर्म के प्रेशर पर। लॉजिकली करना भी चाहिए, अमाउंट पर भी और प्योर में कितना लगा रहा है उस पर भी। अब आखिरी चीज सुनो भाई, सबको ये समझ में आ गया? अगर एक बार तुमने क्लास में कराया तो बिल्कुल तुम्हें अभी हेनरीज लॉ और ये बिल्कुल याद आ जानी चाहिए कि हमने क्या पढ़ा था उसमें, भले कितना ही भूले बैठे थे, लेकिन अब तो याद आ गया होगा। अब सुनो अगली चीज, मुझे तुम ये बताओ, अगर इनका नीचे मोल फ्रैक्शन मान लो 3 मोल और 7 मोल है, तो ये वेपराइज हुए, वेपराइज होके ऊपर भी इनके पार्टिकल बने, लिक्विड 1 के भी। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, सुन लेना, 2 मिनट की चीज है। लिक्विड 2 के भी। मेरा आपसे ये सवाल है कि अगर ये नीचे 3 और 7 की रेशो में, मतलब अगर 10 पार्टिकल टोटल है तो 3 पार्टिकल इसके, 7 पार्टिकल इसके, क्या ये गारंटी है कि जब ये पार्टिकल वेपराइज हुए तो ऊपर भी लिक्विड 1 के पार्टिकल भी, लिक्विड 2 के पार्टिकल भी है? भाई दोनों के पार्टिकल, जैसे नीचे दोनों के हैं ऊपर भी दोनों के हैं। तो जो नीचे इनका फ्रैक्शन है कि इसके 3/10 का फ्रैक्शन है, इसका 7/10 का फ्रैक्शन है, क्या गारंटी है कि ऊपर भी यही फ्रैक्शन मिलेगा कि ऊपर 10 पार्टिकल में से 3 पार्टिकल इसके होंगे, 7 पार्टिकल इसके होंगे? ऐसा हो सकता है ना कि 3 वाला ज्यादा वोलेटाइल था और ये वाला कम, तो ये पार्टिकल इसके कम मिले और वहां पर उसके क्या मिले, बोलो ज्यादा मिले। मतलब ऊपर इनका फ्रैक्शंस का हिस्सा अलग हो सकता है, नीचे अलग हो सकता है। एग्री करते हो कि नहीं करते? अरे सवाल समझो, 2 मोल फ्रैक्शंस की बात होती है इन क्वेश्चंस में, 2 मोल फ्रैक्शंस की। कौन कौन से? एक तो इन लिक्विड का फ्रैक्शन होएगा लिक्विड फेस में कुछ ना कुछ, जब इस सॉल्यूशन में है तो ये 3/10 है, ये 7/10 है। कार्तिक बात समझ में आ रही है? लेकिन जब ये वेपराइज होंगे तो क्या गारंटी है कि इसके 3 पार्टिकल, इसके 7 पार्टिकल मिलेंगे वहां पर ऊपर? 10 में से ऐसे ही होगा? नहीं सर, क्या पता ये वाला ज्यादा वोलेटाइल हो और ये वाला, तो ये वाले के ज्यादा पार्टिकल मिल जाए, इस वाले के बोलो क्या मिल जाए, कम, तो ऊपर फ्रैक्शन अलग हो सकता है। चलो दोनों 5-5 है, दोनों 5-5 मोल है, नीचे बराबर फ्रैक्शन है, 5/10 5/10, लेकिन ऊपर क्या हुआ, हमने पाया एक ज्यादा वोलेटाइल था, एक कम वोलेटाइल था, तो एक के प्रेशर, एक के पार्टिकल कम है, ऊपर दूसरे वाले के पार्टिकल ज्यादा है। तो ये जो नीचे मोल फ्रैक्शन है, कोई गारंटी नहीं कि ऊपर भी यही मोल फ्रैक्शन हो। तो ऊपर का जो मोल फ्रैक्शन होता है ना बच्चों, उसको डिनोट करते हैं, बोलो किससे? y1 से और y2 से। किससे बोलो? तो ध्यान रखना, y1 और y2 बोलो क्या है? दीज आर द मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड 1 एंड लिक्विड 2 इन देयर वेपर फेस। भाई मुझे तुम सब बच्चे पहले ये बताओ, x1 x2 और y1 y2 में क्या फर्क है? What does x1 x2? x1 x2 भी मोल फ्रैक्शन है, y1 y2 भी मोल फ्रैक्शन है। x1 x2 है मोल फ्रैक्शन ऑफ द 2 लिक्विड्स इन देयर लिक्विड फॉर्म। जब वो नीचे लिक्विड फेस में है ना, उस समय उनका क्या फ्रैक्शन है, वो x1 x2 है। और जब वो वेपराइज हो गए तो उधर भी उनका कुछ ना कुछ हिस्सा है कि भैया इसके इतने पार्टिकल, इसके इतने पार्टिकल है। उधर जो उनका मोल फ्रैक्शन है वो बोलो क्या है? y1 और y2। अब उसको निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला बोलूंगा भाई। y1 का अंदाजा कैसे लगेगा कि लिक्विड 1 के कितने फ्रैक्शन है? लिक्विड 1 के वहां पर कितने पार्टिकल है, कैसे पता लगेगा? तो कहते हैं कि बस टोटल में से 1 वाला जितना भी प्रेशर लगा रहा है, इससे उसका फ्रैक्शन पता लगता है, और टोटल में से P2 कितना लगा रहा है, इससे उसके पार्टिकल्स का फ्रैक्शन का पता लगता है। इसको लेके मैंने एक छोटा सा एग्जांपल बताया था कि सोचो कि ऊपर ना टोटल प्रेशर 25 बार लग रहा है। कितना लग रहा है बोलो? अरे खुद सोचो, टोटल प्रेशर 25 बार लग रहा है, उसमें से पहला वाला जो है ना वो लगा रहा है 15 बार का प्रेशर, और दूसरा वाला जो लगा रहा है वो 10 बार का। अब तुम खुद बताओ, 25 में से अगर 15 बार ये लगा रहा है, 15 बार अकेला लिक्विड 1 लगा रहा है और ये 10 बार लगा रहा है उसमें से, तो लिक्विड 1 के पार्टिकल्स का रेशो वहां पर क्या होगा? ज्यादा होगा। तो बोलोगे कि जो उसका जो फ्रैक्शन होगा वो P1/P टोटल, P1 तो यानी 15/25। बोलो कितना आ गया? हर 5 में से 3 पार्टिकल्स किसके हैं? बोलो लिक्विड 1 के हैं, तभी 25 में से 15 लगा पा रहा है। और लिक्विड 2 के बोलो कितने होंगे? 10/25, यानी बोलो कितना आएगा? 2/5। तो 5 में से 3 पार्टिकल इसके हैं और 5 में से 2 पार्टिकल लिक्विड 2 के हैं, तभी 25 में से 15 बार ये लगा पा रहा है और 10 बार ये लगा पा रहा है। समझ नहीं आया ऐसा बिल्कुल भी? तो मेरी एक बात समझिए बच्चों, आप लोगों को जो मैंने y1 y2 लास्ट में बताया, थोड़ा जल्दी में बताया, लेकिन आप लोग मुझे बस ये बताओ कि y1 y2 क्या बताना चाह रहे हैं? इट डिटरमाइंस द मोल फ्रैक्शन ऑफ दीज 2 लिक्विड्स इन देयर वेपर फेस एंड हाउ वी कैन नो कि इनका फ्रैक्शन वहां पर कितना है। तो कहते हैं टोटल में से 1 वाले ने कितना प्रेशर लगाया, इससे उसका फ्रैक्शन पता लग जाएगा, और टोटल में से इसने कितना लगाया, इससे इसका फ्रैक्शन पता लग जाएगा। अब आपको सर ये चीज पेपर में कैलकुलेशंस कैसे करनी है? यार एक बात बताओ, तुमने क्वेश्चन पूरा करा था, तुम इसके अंदर y1 कैलकुलेट करना पड़ जाए, तुम्हें इस क्वेश्चन में y1 कैलकुलेट करना पड़ जाए तो कौन सी रॉकेट साइंस है यार? P टोटल कितना? 230। P1 कितना? अरे P1 होता है ये, P1 होता है P1 नॉट x1। P1 क्या होता है?
अरे यार भूल गए तुम लोग। P1 नॉट x1 का कैलकुलेशन है तो 300 इंटू में 3/10, बोलो कितना है, बोलो 90 बाय में 230। सीधा भी बोल सकते हो 230 में से 90 इसका था, 230 में से 90 इसका था, तो 230 में से 90 इसका था, तो कितना आएगा 9/23 इसका। अब दूसरे वाले का या तो सीधा बोल दो 14/23, कितना बोल दो, बचा हुआ सारा उसका है, या फिर क्या बोलोगे P2 बाय में P टोटल, P2 होगा P2 नॉट x2 अपॉन में P टोटल। P टोटल है क्वेश्चन में 230 और इन दोनों का कैलकुलेशन है 140, या सीधा मैं 1 में से माइनस करके निकाल सकता था। मेरी बात सुन लीजिए, ये y1 और y2 कैसे निकलेंगे, ओए इधर y1 और y2 कैसे निकलेंगे, y1 होगा P1 बाय P टोटल, y2 होगा P2 बाय P टोटल। अनुराग, और जब तेरे को P टोटल पता ही है और तेरे को P1 और P2 का कैलकुलेशन करना आता ही है, तो y1 y2 तो आ ही गया ना। तो इस पूरे टॉपिक को, अब 1 मिनट की बात बोलूंगा, खत्म कर रहा हूं, पूरे टॉपिक में आप लोग एक बात समझ लीजिए, इधर इस लिक्विड सॉल्यूशन में कितने लिक्विड्स हैं, 2, लिक्विड 1 और लिक्विड 2। दोनों अगर वोलेटाइल हैं तो दोनों वेपराइज हो रहे हैं, और दोनों अगर वेपराइज हो रहे हैं तो ऊपर प्रेशर लगा रहा है 1B और 2B। टोटल कितना प्रेशर लगेगा, P1 प्लस, और P1 कितना लगाएगा, P2 कितना लगाएगा। तो बोला गया सर ये दो बातों पर निर्भर करता है, एक इनके अमाउंट्स पर x1 x2 पे, और एक इनके प्योर फॉर्म में कितना प्रेशर लग रहा है उस पे। यानी P1 होता है P1 नॉट x1, P2 होता है P2 नॉट x2। अब क्वेश्चन में आपको वैल्यूज मिलेंगी प्योर फॉर्म की, दोनों का अमाउंट मिलेगा, उसके जरिए आप P टोटल निकाल सकते हैं। अगली चीज मैंने आपको ये बताई थी कि जो फ्रैक्शन इनका नीचे है जरूरी नहीं है फ्रैक्शन इतना ही ऊपर हो, ऊपर जो फ्रैक्शन होगा वो y1/2 है, नीचे जो फ्रैक्शन होगा वो x1 x2 है। y1/2 कैसे निकलेगा, टोटल में से कितना P1 लगा रहा है इससे y1 पता लगेगा, टोटल में से कितना P2 लगा रहा है इससे y2 पता लगेगा। क्लियर हुआ ये टॉपिक, क्वेश्चन क्लियर हुए इसके, हेनरीज लॉ समझ में आ गया आप लोगों को, P = kh। सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन गैसेस भी, लिक्विड्स भी आपको समझ में आ गया होगा। तो कुल मिला के जितना कराए सारा क्लियर है कि नहीं, पहले बताओ। अगली क्लास में इसका कंटेंट वाइज में सारा करा दूंगा आप लोगों को, साथ साथ कुछ क्वेश्चंस भी हो जाएंगे हम लोगों के। समझ आ गया, रिवाइज हो गया चैप्टर इतने, जाओ। नमस्ते।